हाँ जी बेटा, आज की क्लास में ना जो टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हो लिखिए जरा। अपील्स एंड रिवीजन। अपील्स एंड रिवीजन। अपील्स एंड रिवीजन कस्टम के अंदर ये कैसे अपील्स करते हैं हम लोग ना इसको ना एक चार्ट फॉर्म में ही पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, एक चार्ट बनाऊंगा, उसी के अंदर हम पढ़ेंगे कि अपील्स रिवीजन कैसे काम करते हैं। देखो आपको ना पहले ये बड़ा ना कॉम्प्लिकेटेड सा है, ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में बताया गया है। तो इसके लिए ना पहले समझते हैं कि हमें फॉर्मेशन क्या है इसकी पूरी चार्ट की। ठीक है, देखो जरा। देखिए इंडिया में ना सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा सीसीई अपील्स, ये पहली अपीलेट बॉडी होती है हमारी। सीसीई अपील हमारी पहली अपीलेट बॉडी होती है। दूसरे नंबर पे आ जाता है बच्चे सेस्टेट। सेस्टेट जिसे हम ट्रिब्यूनल बोलते हैं, ट्रिब्यूनल। ठीक है जी, आप इसे ट्रिब्यूनल भी बोल सकते हैं, ट्रिब्यूनल। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट। अपील्स की बात कर रहे हैं हम लोग। सीसीई अपील्स पहला, दूसरे नंबर पे ट्रिब्यूनल, तीसरे नंबर पे हाई कोर्ट एंड देन इज योर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है बेटा, जब हम इसको बोलते थे ना सीसीई अपील, तो इसको हम बोलते थे, हाँ जी, सीसीई वर्ड जब आता था ना, सीसीई अपील, तो इसको हम बोलते थे जब एक्साइज के मैटर्स पे अपील जाती थी, एक्साइज के मैटर्स पे। लेकिन अब तो आपको मालूम है कि एक्साइज ऑलमोस्ट खत्म है, तो इसलिए ना इसको हम लोग बोलते हैं कमिश्नर अपील्स। इसको अब हम क्या बोलते हैं? कमिश्नर अपील्स। इसका मतलब पहली अपीलेट बॉडी हमेशा कौन सी होती है? कमिश्नर अपील्स। आवाज मारो, पहली अपीलेट बॉडी कौन होती है बेटा? कमिश्नर अपील्स। क्लियर है? उसके बाद ट्रिब्यूनल, उसके बाद हाई कोर्ट और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट। लेकिन आपको याद होगा, अगर आपने पहले भी लॉ कभी पढ़ा होगा, कि अगर आपके मैटर में क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है तो फिर आखिरी अपील ट्रिब्यूनल होता है, यानी कि इसके आगे नहीं जा सकते आप। तो इसका मतलब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कब आता है? जब क्वेश्चन ऑफ लॉ अगर पाए जाएंगे तो ही आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। अदरवाइज याद रखना, ट्रिब्यूनल जो है वो लास्ट अथॉरिटी होती है जहां पर आप अपील लेके जा सकते हो। क्लियर है जी? इसके अलावा ना अब इन्होंने अपील्स का ये जो चैप्टर बनाया हुआ है, ये किस तरीके से हायरार्की चलती है ये आपको समझना है। पहले देखो, एक बात याद रखना, जब मैं पूछूंगा व्हाट इज फर्स्ट अपील, तो अक्सर बच्चा बोलता है कि कमिश्नर अपील इज द फर्स्ट अपील। कमिश्नर अपील इज द फर्स्ट अपील। ठीक है जी, कमिश्नर अपील इज द फर्स्ट अपील। और जब हम पूछते हैं व्हाट इज सेकंड अपील, तो बच्चा बोलता है कि सर सेकंड अपील का मतलब हो गया अपील टू ट्रिब्यूनल, अपील टू ट्रिब्यूनल। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता सर, याद रखना, ट्रिब्यूनल कैन ऑल्सो बी द फर्स्ट अपील, यानी कि ट्रिब्यूनल फर्स्ट अपील भी हो सकता है और ट्रिब्यूनल सेकंड अपील भी हो सकता है। तो ये पता कैसे चलता है कि ट्रिब्यूनल फर्स्ट अपील है या सेकंड अपील? तो ध्यान से सुनना क्या मतलब है इसका। कहते हैं पहले तो आपको यह बताना होगा कि किस ऑफिसर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर को आप चैलेंज कर रहे हो।
पहले मुझे बताओ अपील में हम जाते क्यों हैं? हाँ जी, अपील में आप जाते क्यों? जब कोई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आपके अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास करती है तो क्या उस ऑर्डर को आप चैलेंज करते हो अपील्स के अंदर जाके? मैंने क्या बोला? जब किसी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने क्या पास करा? ऑर्डर, और अगर वो ऑर्डर आपको लगता है कि आपके अगेंस्ट पास हुआ है तो क्या आप उस ऑर्डर को अपील्स में जाकर चैलेंज कर सकते हो? क्लियर? लेकिन बच्चा कहता है कि सर मुझे ये बताओ कि मुझे पहले अपील कहां लगानी है, क्या कमिश्नर अपील्स में लगानी है या ट्रिब्यूनल में लगानी है? तो अब इसका बड़ा एक सिंपल सा आंसर है, ध्यान से सुनिएगा। लॉ कहता है कि आप मुझे ये बताओ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन है। अगर तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कमिश्नर लेवल का आदमी है, हाँ जी कहां का आदमी है, तो फिर कमिश्नर लेवल के ऑर्डर को चैलेंज ट्रिब्यूनल में किया जाता है, सीसीई अपील, यानी कि कमिश्नर अपील में नहीं जाना। तो फिर कमिश्नर अपील में आपने कब जाना है? जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इज अ पर्सन बिलो टू द रैंक ऑफ कमिश्नर, तो क्या पहली अपील कमिश्नर अपील यानी कि कमिश्नर अपील में आप लेके जाएंगे? क्या मेरा पॉइंट क्लियर है या नहीं? तो कौन मुझे बताएगा फर्स्ट अपील कमिश्नर अपील कब होती है? हाँ जी, फर्स्ट अपील कमिश्नर अपील कब होती है? जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन होती है बेटा? जिसने ऑर्डर पास किया था। अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बिलो टू द रैंक ऑफ कमिश्नर होगा, बिलो टू द रैंक ऑफ कमिश्नर होगा, तो आप समझ जाना कि पहली अपील हमेशा कमिश्नर अपील में ही जाती है। बताओ जी, ऑर्डर पास किया है असिस्टेंट कमिश्नर ने, कहां लेके जाऊंगा? हाँ जी, असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर का ऑर्डर था, क्या ये कमिश्नर अपील में चैलेंज होगा? हाँ जी, कहां चैलेंज होगा? कमिश्नर अपील में। क्या ये पॉइंट याद रहेगा हमें? बोलो बेटा। अच्छा, अब कौन मुझे बताएगा? सोचना है आराम से, आपने टेक योर टाइम और सोचिएगा यहां पे क्या होने जा रहा है। चार्ट देखेंगे जरा। अगर ऑर्डर एसीडीसी ने पास किया था, यानी कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एसीडीसी है, तो मैंने क्या बोला कि आप अपील लेकर कहां जाएंगे बेटा? कमिश्नर अपील्स में जाएंगे। आवाज मारो, कहां जाएंगे? कमिश्नर अपील्स में। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अगर असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर होता है तो आपकी अपील लाए करती है कमिश्नर अपील्स में। कम ऑन, कहां लाए करती है? कमिश्नर अपील्स में। क्लियर है? अब जो मैं बोलूंगा उसका जवाब सबने देना है। सामने देखो जरा। सर आप कमिश्नर अपील में चले गए, कमिश्नर अपील ने भी क्या ऑर्डर पास किया होगा? भाई जब आप कमिश्नर अपील में जा रहे हो तो क्या कमिश्नर अपील ऑर्डर नहीं पास करेगी? आप में से कौन मुझे बताएगा क्या वो ऑर्डर अपीलेंट के फेवर में भी जा सकता है और उसके एडवर्स भी जा सकता है? अगर ये आपके एडवर्स चला गया तो क्या आप कमिश्नर अपील का ऑर्डर भी क्या चैलेंज कर सकते हो? अब मेरा कौन बताएगा क्वेश्चन, कमिश्नर अपील को अगर मैं चैलेंज करने जा रहा हूं तो ये फर्स्ट है या सेकंड अपील है? तो ये कहां जाएगी? ट्रिब्यूनल में। तो मेरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा हो गया, ट्रिब्यूनल में आप चैलेंज किसको करते हो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो? ऑर्डर विच इज पास्ड बाय द कमिश्नर अपील को चैलेंज किया जाता है ट्रिब्यूनल्स में। हाँ जी, ऑर्डर पास्ड बाय कमिश्नर अपील को चैलेंज किया जाता है कहां पर? ट्रिब्यूनल्स में। लेकिन कौन मुझे बताएगा, अगर आपको ये चार्ट समझ आ रहा है तो क्या यहां पर ट्रिब्यूनल क्या सेकंड अपील बन चुका है? ट्रिब्यूनल क्या बन चुका है? सेकंड अपील। बताओ सेकंड अपील क्यों बन गया? क्यों आपकी फर्स्ट अपील जो थी, हाँ जी, आपकी जो फर्स्ट अपील थी वो कहां गई थी? लेकिन जब आपको ऐसा लगा कि कमिश्नर अपील ने तुम्हारे फेवर में केस, तो क्या आप सेकंड अपील लेकर क्या ट्रिब्यूनल पहुंच गए? देखो समझ ही नहीं आया मुझे। फर्स्ट अपील कौन है मेरी? इस चार्ट के अकॉर्डिंगली कमिश्नर अपील। कमिश्नर अपील का ऑर्डर आ जाता है, मेरे अगेंस्ट आता है, तो बताओ मैं कहां जाऊंगा? सेकंड अपील। सेकंड अपील यानी कि ट्रिब्यूनल। तो मैं ये मान लूं कि ट्रिब्यूनल इज द सेकंड अपील अगर हम एसीडीसी से पहले कमिश्नर अपील और कमिश्नर अपील के बाद ट्रिब्यूनल में जा रहे हैं। तो क्या मेरा पॉइंट सबको क्लियर है?
लेकिन अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी खुद कमिश्नर है, कम ऑन, खुद कौन है, तो कौन मुझे बताएगा इसकी रूटिंग कहां पे आएगी? क्या डायरेक्ट ट्रिब्यूनल में जाएंगे? क्या ये मेरी फर्स्ट अपील बन जाएगी? क्या मेरा पॉइंट समझ आ गया या नहीं? ये मेरी क्या बन जाएगी? फर्स्ट अपील। तो मेरा क्वेश्चन फिर से हमारे सामने आ रहा है, सोच के आंसर दीजिएगा। सर क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। ट्रिब्यूनल मेरी फर्स्ट अपील है या सेकंड अपील है? क्वेश्चन ये पूछा गया, बताओ क्या ये फर्स्ट भी हो सकता है और सेकंड भी हो सकता है? सर ये फर्स्ट कब होगा और सेकंड कब होगा? अगर ऑर्डर पास कौन कर रहा था? कमिश्नर, तो क्या ये फर्स्ट अपील बन गई? और अगर ऑर्डर किसने पास किया था? असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर, तो फिर ऐसे में पहले अपील कहां जाएगी? कमिश्नर अपील में। और कमिश्नर अपील का ऑर्डर चैलेंज करने के लिए क्या आप ट्रिब्यूनल जाएंगे? क्या मेरा पहला पॉइंट समझ आ गया है नहीं? बोलो बेटा, पहले चार्ट ही बनाना है हमें, अदरवाइज आपको कुछ समझ नहीं आएगा। इतना गंद मारा हुआ है इन्होंने, आपको बता नहीं सकता मैं। क्लियर है या नहीं? पहला पॉइंट लॉक कर दूं? चार्ट ही बना रहा हूं मैं अभी कुछ समय के लिए। ये मेरा पहला चार्ट तैयार हो गया, ठीक है जी। अब चार्ट नंबर 2, चार्ट नंबर 2 इसी के अंदर ऐड करूंगा, ध्यान से सुनना। एसीडीसी का ऑर्डर था, पहले कहां गए आप? कमिश्नर अपील में। कमिश्नर अपील ने ऑर्डर तुम्हारे अगेंस्ट पास कर दिया, तो अब कहां जा रहे हो? ट्रिब्यूनल में। कम ऑन, कहां जा रहे हो? लेकिन अब लॉ क्या कहेगा, ध्यान से सुनना। कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं, कम ऑन, कुछ जिन्हें कमिश्नर अपील के बाद ट्रिब्यूनल में ले जाया ही नहीं जा सकता। कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जिन्हें कमिश्नर अपील के बाद कहां नहीं जा सकते आप? ट्रिब्यूनल में नहीं जा सकते। तो बच्चा कहता है सर उसका क्या करना है? जो मैटर कमिश्नर अपील के बाद ट्रिब्यूनल में नहीं जाते, उन मैटर्स का क्या करना है? तो लॉ कहता है उन मैटर्स को रिवीजन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट लेके जाना है हमें। तो इसका मतलब कौन मुझे बताएगा? कमिश्नर अपील ने जो ऑर्डर पास किया उसके लिए तुम्हारे पास 2 चॉइस है, बताओ ऑप्शन 1 क्या है? ट्रिब्यूनल में। आमतौर पे तो ट्रिब्यूनल में जाते हैं हम, लेकिन फॉर फ्यू सिलेक्टेड मैटर्स, ये मैं बताऊंगा वो कौन कौन से मैटर्स हैं। आपके पास रेमेडी क्या है? ट्रिब्यूनल या रिवीजन? रिवीजन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, याद रखना, रिवीजन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। चलिए जी दोबारा देखिए जरा सारे। ऑर्डर पास किया एसीडीसी ने, पहले कहां गया मैं? कमिश्नर अपील में। कमिश्नर अपील ने मेरे फेवर में केस डाल दिया, क्या केस बंद हो गया? कम ऑन यार, सर कमिश्नर अपील मेरे फेवर में आ गई, आप जाओगे आगे? ओहो, कमिश्नर अपील मेरे फेवर में चली गई, उन्होंने कहा अरुण सेतिया सही है। बताओ अरुण सेतिया सही है, मतलब फिर मैं आगे नहीं जाऊंगा। लेकिन क्या अब डिपार्टमेंट जा सकता है आगे? तो इसका मतलब आगे का रास्ता, कमिश्नर अपील के बाद का रास्ता क्या असेसी के लिए भी खुला है और डिपार्टमेंट के लिए भी खुला है। क्या मेरा पॉइंट समझ आ गया? तो मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, सारे जवाब देंगे। पहली अपील में हमेशा इन जनरल कौन जाता होगा? असेसी जाता होगा। लेकिन क्या सेकंड अपील में डिपार्टमेंट भी जा सकता है? कम ऑन यार। तो चलो मैं आपको सिचुएशन दे रहा हूं, आपने पहले सिचुएशन समझनी है। एसीडीसी का ऑर्डर था, मैंने कमिश्नर अपील को चैलेंज किया, कमिश्नर अपील ने मेरे फेवर में नहीं किया, क्या मैं आगे जा सकता हूं? आगे कहां जाना है कौन बताएगा? आगे कहां जाना है कौन बताएगा? अगर सिलेक्टेड मैटर है तो रिवीजन, सिलेक्टेड मैटर है तो, और अगर वो सिलेक्टेड मैटर नहीं है तो ट्रिब्यूनल। क्या यहां तक क्लियर हो गया? बोलो मेरे बच्चों। अब आगे की कहानी, मान लेते हैं ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास कर दिया, मान लेते हैं ट्रिब्यूनल ने अपना ऑर्डर पास कर दिया। अब बच्चा कहता है सर एक बात बताओ, हिरार्की ये थी कि हम कमिश्नर अपील में गए, कमिश्नर अपील से हम कहां गए? ट्रिब्यूनल में। ऐसी भी हिरार्की थी कि हम डायरेक्ट कहां चले गए?
ट्रिब्यूनल में। तो इसका मतलब ट्रिब्यूनल में आने के दो रास्ते हो गए अब, या तो थ्रू कमिश्नर अपील, कम ऑन, या तो थ्रू या डायरेक्ट, कम ऑन यार। तो अगर यहां पे एसीडीसी है तो आप ट्रिब्यूनल तक कैसे पहुंचे? थ्रू कमिश्नर अपील। और अगर यहां पे डायरेक्ट कमिश्नर का ऑर्डर था तो क्या डायरेक्ट ट्रिब्यूनल आ गए? क्रक्स ऑफ द स्टोरी क्या है? मैं ट्रिब्यूनल में खड़ा हूं सर, ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आ गया, ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आ गया सर। जैसे ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आया, क्या ये ऑर्डर मेरे अगेंस्ट आ सकता था? कम ऑन यार। अब हमने पूछा अब क्या? ट्रिब्यूनल अगर मेरे अगेंस्ट चला गया तो क्या? तो लॉ कहता है, पहले तो ध्यान से सुन, ट्रिब्यूनल का ऑर्डर फाइनल होता है अगर उसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है तो। कम ऑन, अगर उसमें क्या नहीं पाए गए तो ट्रिब्यूनल जो बोल देगा वो फुल एंड फाइनल है, तुझे मानना पड़ेगा। तेरे पास कोई और रेमेडी अवेलेबल? तो मेरा क्वेश्चन, अगर मैं कहूं कि क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं थे, क्या ये गेम यहीं खत्म हो चुकी है? क्या अपील का चैप्टर फिनिश? कम ऑन यार, अपील का चैप्टर फिनिश कब? अगर उसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ, लेकिन अगर उसमें क्या पाए गए तो क्या हम आगे जा सकते हैं। लेकिन अब आगे कहां जाएंगे ये मैटर था। बच्चा कहता था ट्रिब्यूनल का ऑर्डर हमेशा कहां जाता है? हाई कोर्ट। कम ऑन, कहां जाता है? लेकिन अब ऐसा भी नहीं है। अब सुनो इन्होंने क्या बोला। इन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल का ऑर्डर नो डाउट हाई कोर्ट जाता है, नो डाउट हाई कोर्ट जाता है। और हाई कोर्ट का ऑर्डर कहां जाता है? तमीज तो यही कहती है, ट्रिब्यूनल से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से। लेकिन दो मैटर्स ऐसे हैं, कम ऑन, कितने? दो मैटर्स ऐसे हैं जो ट्रिब्यूनल से डायरेक्ट कहां जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट। और अगर वो मैटर कौन कौन से, ध्यान से सुनना, या तो रेट से रिलेटेड या वैल्यूएशन से रिलेटेड। अगर रेट और वैल्यूएशन से रिलेटेड मैटर आ गया, कम ऑन, कौन कौन से दो मैटर मैंने बोले? रेट और वैल्यूएशन से रिलेटेड मैटर आ गया तो वो हमेशा कहां जाता है? सुप्रीम कोर्ट जाएगा, वो बीच में हाई कोर्ट नहीं जाएगा। क्या सबको क्लियर हो गया या नहीं? बोलो बेटा। हायरार्की बना रहे हैं हम लोग, अभी पढ़ना नहीं है मुझे, चैप्टर कैसे पढ़ेंगे वो बात की बातें हैं, पहले हम लोग एक चार्ट बना रहे हैं। क्वेश्चन पूछूं आपसे? हाँ जी, क्वेश्चन पूछूं। असिस्टेंट कमिश्नर का ऑर्डर था, कहां जाऊंगा? कमिश्नर अपील। कमिश्नर अपील ने जो ऑर्डर पास करा वो स्पेसिफाइड कैटेगरी में आ रहा था, रिवीजन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, रिवीजन बाय। कमिश्नर ने जो ऑर्डर पास करा, कमिश्नर अपील ने जो ऑर्डर पास करा वो स्पेसिफाइड मैटर में कवर। कहां जाऊंगा? ट्रिब्यूनल में। कहां जाऊंगा? चलो जी, ट्रिब्यूनल चला गया मैं, ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आ गया, मेरे अगेंस्ट आया, क्या मैं आगे जा सकता हूं? प्रोवाइडेड उसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ है। अगर वो मैटर रेट ऑफ ड्यूटी और वैल्यूएशन का है तो सुप्रीम कोर्ट, अदरवाइज हाई कोर्ट। और फिर हाई कोर्ट का ऑर्डर कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। एक क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान से सुनना है। हाई कोर्ट, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से मैटर जाते होंगे? एक तो ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल रिलेटेड टू रेट एंड वैल्यूएशन, और दूसरा ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट, जिसे हाई कोर्ट सर्टिफाई करेगा, जिसे हाई कोर्ट क्या करेगा। क्या मेरा पॉइंट क्लियर हो गया? तो सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से मैटर जाते हैं, समझ आ गया हमें? बताओ कौन कौन से मैटर? एक तो रेट एंड वैल्यूएशन से रिलेटेड अगर हुआ तो क्या ये ट्रिब्यूनल का ऑर्डर होगा? हाँ जी, किसका ऑर्डर होगा? ये ट्रिब्यूनल का। और अगर ये अदर मैटर्स पे हुआ तो क्या ये हाई कोर्ट का ऑर्डर होगा? ये मैटर कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। कहां जाएंगे? हाई कोर्ट में कौन से ऑर्डर जाते हैं? सारे ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, कम ऑन, सारे ऑर्डर ऑफ एक्सेप्ट रेट एंड वैल्यूएशन, क्या ये हाई कोर्ट में जाते हैं? समझ में कुछ आया ही नहीं, जल्दी बोलो फटाफट से। क्लियर हो गया जी? चैप्टर का नाम है अपील एंड रिवीजन। कम ऑन, चैप्टर का नाम क्या है? अपील एंड रिवीजन। सर अब मैं जैसे जैसे पढ़ाऊंगा उतना उतना ही पढ़ना है फिलहाल, ठीक है ना? नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है जी? जितना दिखाऊंगा उतना पढ़ना है, उसके बाद हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे। शुरू करें? आ जाओ जरा, मार्क करते रहना, जो जो मैं पढ़ाता जा रहा हूं उसको मार्क करते रहना, ठीक है? जो बच जाएगा वो एंड में पढ़ेंगे, क्योंकि वो अनरिलेटेड टॉपिक्स होंगे। जो बच जाएगा वो सारे कौन से होंगे? अनरिलेटेड टॉपिक्स होंगे। अगर मैंने उनको बीच में पढ़ा दिया तो आपको चैप्टर ही समझ नहीं आएगा। तो आपको पढ़ना कैसे है चैप्टर, मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? जितना जितना जैसे जैसे पढ़ना, मुझे एक एक शब्द है, आज जब आप क्लास से खड़े होंगे तो आपको एक एक शब्द पढ़ा होगा आपने, लेकिन पढ़ना कैसे है वो हायरार्की देखनी है हमें, ठीक है? शुरू करते हैं। सर पेज नंबर 170 निकालेंगे जरा, चैप्टर नंबर 14 अपील एंड रिवीजन। मैंने कहा जितना पढ़ाऊंगा उतना ही पढ़ना है आपने, समझ आ रही है? शुरू करने जा रहे हैं, आइए देखते हैं क्या लिखता है।
सेक्शन 128 अपील्स टू कमिश्नर अपील्स. Any person aggrieved by any decision या order passed under this act by an officer of the custom lower to the rank of principal commissioner या commissioner. क्या ये पॉइंट समझ आता है? ऑर्डर किसका होना चाहिए? बिलो टू द रैंक ऑफ प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर. मे अपील टू कमिश्नर अपील विद इन 60 डेज. कम ऑन, कितने दिनों में जाना है आपने? 60 डेज में. फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन टू हिम सच डिसीजन और ऑर्डर. यानी कि जिस दिन उसको वो ऑर्डर पास हुआ होगा, क्या उसके 60 दिन के अंदर क्या वो आदमी हाँ जी अपील करेगा कमिश्नर अपील में. क्या ये पॉइंट समझ आ गया? कम ऑन यार, कितने दिन में अपील फाइल करनी है आपने? 60 डेज में आपको अपील लगानी है कमिश्नर अपील को. और वो 60 डेज कब से काउंट होंगे? जिस दिन जो ऑर्डर तुम्हें चैलेंज करना था वो तुम्हें कम्युनिकेट किया गया था, उसके 60 दिन के अंदर आप अपील लगाएंगे कमिश्नर अपील में, प्रोवाइडेड वो ऑर्डर किसका होना चाहिए? लोअर टू द रैंक ऑफ कमिश्नर. कम ऑन, एनी पर्सन लोअर टू द रैंक ऑफ कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर. क्या समझ क्लियर हो गया जी? आगे, प्रोवाइडेड दैट कमिश्नर अपील अगर चाहे, if he is satisfied that appellant was prevented by sufficient cause from presenting the appeal within a aforesaid period of 60 days, allow कर सकता है it to be presented within further 30 days. मतलब क्या हुआ इसका बेटा? क्या 30 डेज का एक्सटेंशन मिल सकता है? तो मैंने मेरे ख्याल से जितना पढ़ाया, इट्स वेरी सिंपल. क्या यहां तक हमें समझ आ गया? कौन जा रहा है बच्चे अपील लगाने? अपीलेंट जा रहा है. अपीलेंट कौन है यहाँ पे? डिपार्टमेंट है या आप ही हो? हम ही है. कितने दिनों में जाना है? 60 डेज में. क्या एक्सटेंशन मिल सकती है? यस. फॉर हाउ मेनी डेज? 30 डेज. 60 डेज कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर. वेरी गुड. आगे आगे कहता है कमिश्नर अपील अगर चाहे तो इफ सफिशिएंट कॉज इज शोन एट एनी स्टेज ऑफ हियरिंग ऑफ एन अपील, ग्रांट टाइम फ्रॉम टाइम टू द पार्टीज या any of them to adjourn the hearing of the appeals, but maximum adjournment 3 times to one party. क्या मतलब है इसका? मान लीजिए आपकी अपील एक्सेप्ट हो चुकी है. अब जब अपील एक्सेप्ट हो गई है तो हम लोगों ने क्या डेट्स फिक्स करी होंगी कि इस दिन आकर हियरिंग होगी. लेकिन अगर मान लो किसी वजह से आप नहीं आ पा रहे तो क्या वो हियरिंग एडजर्न की जा सकती है. बट एक आदमी के पास मैक्सिमम कितने टाइम्स एडजर्नमेंट अलाउड है? 3 टाइम. सर 3 बार एडजर्न करने के बाद चौथी बार अगर आप नहीं आते तो क्या ये एक्स पार्टे ऑर्डर आ जाएगा? कम ऑन, क्या आ जाएगा? एक्स पार्टे ऑर्डर. एक्स पार्टे ऑर्डर समझते हैं? बिना आपके क्या ये ऑर्डर पास कर दिया जाएगा. चलिए, एवरी अपील अंडर दिस सेक्शन शैल बी इन द फॉर्म CA1 and shall be verified in such manner as may be specified by rules in this behalf. लो जी, बस यहीं तक पढ़ना है हमें. क्या यहां तक क्लियर हो गया? हेलो मेरे बच्चों, क्या सेक्शन 128 में आपको सिर्फ 3 बातें याद होनी चाहिए? सुन लो क्या क्या. पहला, अपील कहां करने जा रहे हो? कमिश्नर अपील में. किसके ऑर्डर को? एनी ऑफिसर बिलो टू द रैंक ऑफ प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर. किस फॉर्म में? CA1. कितने दिनों में? 60 दिन. क्या एक्सटेंशन हो सकती है? यस. कैन दिस हाँ जी, कैन द हियरिंग बी एडजर्न्ड? मैक्सिमम फॉर वन पार्टी. क्या समझ आ गया? और वो भी अगर रीजंस होंगे तो. क्या सबको क्लियर है? चलो जी. सर अब आगे नहीं पढ़ रहा मैं, ठीक है बेटा? सर ऐसे ही बिल्कुल सामने वाले पेज पे आएंगे, जरा सामने वाले पेज पे आएंगे. टाइम ऑफ पासिंग द ऑर्डर. कैन यू सी दिस? हाँ जी, दिख रहा है आपको? सब सेक्शन 4A में पढ़ो क्या लिखा. The commissioner appeal shall, where it is possible to do so, hear and decide every appeal within a period of 6 months from the date on which it was filed. मतलब बताओ कितने समय में ये डिस्पोज ऑफ करेंगे? 6 महीने. याद रखना, ये जो टाइम होता है ना, ये सजेस्टिव टाइम लिमिट होती है. क्या होती है? यानी कि हम चाहते हैं कि उसे इतने पीरियड में खत्म कर देना है. क्या सबको क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे जरा. कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर. मुझे बताओ, जैसे ही कमिश्नर अपील अपना ऑर्डर सुनाएगी, क्या उसकी एक कॉपी अपीलेंट को और दूसरी कॉपी क्या प्रिंसिपल कमिश्नर को भेज दी जाएगी? तो पढ़ के देखो जरा. ऑन डिस्पोजल ऑफ, हाँ जी, ऑन डिस्पोजल ऑफ
appeal, the commissioner appeal shall communicate the order passed by him to the appellant. Come on, to the appellant, the adjudicating authority, the chief commissioner of custom and the principal commissioner of custom. दोबारा देखेंगे, एक तो appellant को जाएगी, दूसरी कॉपी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन होती है? जिसने ऑर्डर पास किया था, यानी कि एसीडीसी के पास जाएगी, और उसके बाद एक कॉपी किसके पास जाएगी? प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, हाँ जी, चीफ कमिश्नर एंड प्रिंसिपल कमिश्नर एंड कमिश्नर। क्या वो सबको अपने ऑर्डर की एक एक कॉपी सेंड कर देगा? नहीं समझ आया? देखो, दो तो मेन पार्टी है, कौन कौन सी? एक तो अपीलेंट, उसको तो जानी जानी है, एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जिसका ऑर्डर चैलेंज हुआ था, इनको तो जानी जानी है। इसके अलावा किस किस को देनी है? प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर एज वेल एज प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर। बेटा लॉक कर दो इसको, बस कमिश्नर अपील इतना ही पढ़ना है आपने, और नहीं पढ़ना अभी। क्या सबको क्लियर हो गया या नहीं? बोलो बेटा। चलो जी, सामने देखना है आपने। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि हमने फर्स्ट अपील कहां लगाई है? कमिश्नर अपील। और कमिश्नर अपील में 6 महीने में ऑर्डर पास होने के चांसेस हैं। अब मेरा क्वेश्चन प्लीज ध्यान से सुनेंगे। कमिश्नर अपील का ऑर्डर आ चुका है, आ गया ऑर्डर, बताओ अब क्या होगा? अगर ये ऑर्डर मेरे अगेंस्ट है तो मैं कहां जाऊंगा? कहां जाऊंगा मैं? ट्रिब्यूनल में। लेकिन फॉर फ्यू सिलेक्टेड मैटर ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं या रिवीजन में जाएंगे? रिवीजन में जाएंगे। तो आइए देखते हैं आगे का सीन कहां पे है। पेज 173 पे सेक्शन 129A पढ़ना है आपने। 129A, अपील्स टू अपीलेट ट्रिब्यूनल। कैन यू सी दिस? अच्छा, कोई मुझे बिना पढ़े बताएगा, इसी चार्ट को देखकर, इस चार्ट को देखकर बताओ अपील टू ट्रिब्यूनल कहां से आ रही है? या तो कमिश्नर अपील या फिर ऑर्डर ऑफ कमिश्नर, ऐसी आएगी ना? तो जरा नीचे पढ़ना जरा आराम से। एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर मे अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल अगेंस्ट सच ऑर्डर। पढ़ना जरा कौन कौन से ऑर्डर? अ डिसीजन या ऑर्डर विच इज पास्ड बाय प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर ऑफ कस्टम एज एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। क्या समझ आया? या फिर ऑर्डर पास्ड बाय कमिश्नर अपील अंडर सेक्शन 128A। क्या समझ आ रही है? तो आप एक काम करो, आपके लिए और इंटरेस्टिंग बना देता हूं इसको। जो क्लॉज ए है ना, जहां खत्म हो रहा है क्लॉज ए, उसके आगे लिखो फर्स्ट अपील। क्लॉज बी जहां खत्म हो रहा है उसके आगे लिखो सेकंड अपील। क्लॉज ए के आगे लिखो फर्स्ट अपील, क्लॉज बी के आगे लिखो सेकंड अपील। क्लॉज ए के आगे फर्स्ट अपील, क्लॉज बी के आगे सेकंड अपील। क्या कुछ समझ आ रहा है हमें? कम ऑन यार। लेकिन अब नीचे पढ़ना जरा, क्या लिखता है? प्रोवाइडेड नो अपील शैल लाई टू ट्रिब्यूनल and appellate tribunal shall not have jurisdiction to decide an appeal in respect of order referred to in clause B। referred to in clause B। clause B कौन है? सेकंड अपील। clause B कौन है? इसका मतलब सेकंड अपील में कुछ मैटर्स ट्रिब्यूनल में आ ही नहीं सकते। वो कौन कौन से मैटर है? आराम से देखो जरा। A, B, C। कम ऑन, A, B और तो क्रक्स ऑफ द स्टोरी, 3 मैटर ऐसे हैं। कम ऑन, कितने मैटर? जो अगर कमिश्नर अपील ने पास कर दिए तो ट्रिब्यूनल के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है उन मैटर्स को हियर करने की। वो 3 मैटर की रेमेडी क्या है आपको मालूम है? बताओ। क्या वो 3 मैटर में रिवीजन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी? आपको एडवांस में पता चल गया कि वो 3 मैटर के कहां जाएंगे? रिवीजन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कौन मुझे बताएगा कमिश्नर अपील के सारे मैटर ट्रिब्यूनल में जाते हैं या 3 छोड़कर? वो 3 मैटर कौन से वो लर्न कर लेते हैं, और इन 3 का रेमेडी कहां पे है? रिवीजन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। रिवीजन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आइए पढ़ते हैं वो 3 मैटर कौन कौन से हैं। एनी गुड्स इंपोर्टेड एक्सपोर्टेड एज बैगेज। अगर ये मैटर रिलेटेड टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट एज अ बैगेज का है, कम ऑन, एज अ, आप समझ सकते हैं बैगेज का मतलब क्या है? कोई भी पैसेंजर अगर अपने साथ लगेज लेकर आ रहा है और अगर उसके अंदर कुछ गलत चीज पाई जाती है और उसका कोई डिमांड ऑर्डर पास हो जाता है, तो वो डिमांड ऑर्डर अगर आप चैलेंज करते हो तो उसके लिए ट्रिब्यूनल नहीं जाना, आपको रिवाइज कराना है। किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट से। दूसरा मैटर पढ़ो।
द गुड्स लोडेड इन अ कन्वेंस फॉर इंपोर्टेशन इन इंडिया बट विच वर नॉट अनलोडेड एट द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन इन इंडिया। यानी कि गड़बड़ कहां पे हुई है, इधर देखो, माल लोड किया गया था इंडिया में उतारने के लिए, लेकिन इंडिया में वो माल पूरी तरह से उतारा नहीं गया। इसका मतलब क्या ये माल कहीं और उतर गया होगा? तो एक तरह से ये स्मगलिंग का केस है। किसका केस है? या so much of the quantity of such goods as has not been unloaded at any such destination if goods unloaded at such destination are short in quantity which is required to be unloaded at that destination। नहीं समझ आया सर? या तो उतारा ही नहीं गया या उतारा तो गया लेकिन कम उतारा गया। तो ऐसे मैटर से रिलेटेड अगर कोई डिमांड आई हुई है तो ये मैटर भी ट्रिब्यूनल में ना जाकर कहां जाएगा? कहां जाएगा? रिवीजन में। और एक आखिरी पढ़ेंगे, पेमेंट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक। तो ड्यूटी ड्रॉबैक के भी मैटर ट्रिब्यूनल के बाद कहां जाते हैं? हाँ जी सॉरी, कमिश्नर अपील के बाद कहां जाते हैं? रिवीजन में। तो चलिए एक बार नीचे नहीं पढ़ना, सामने देखो। पहला, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एज पैकेज। दूसरा, लोड किया गया था कन्वेंस में इंपोर्ट करने के लिए बट इंडिया में माल या तो उतरा नहीं या उतरा लेकिन शॉर्ट माल उतरा। कम ऑन यार, या तो उतरा ही नहीं लेकिन या फिर उतरा लेकिन शॉर्ट माल उतरा। क्या ये भी एक मैटर माना जाएगा? कम ऑन, ये भी एक मैटर माना जाएगा जिस पर लॉ क्या बोलेगा कि आप यहां से डायरेक्ट कहां जाएंगे? रिवीजन में। या फिर अगर मैटर रिलेटेड टू क्या है? ड्यूटी ड्रॉबैक। मैटर रिलेटेड टू क्या है? तो तीन मैटर ऐसे होते हैं जिनके लिए आप आगे नहीं जा सकते, आपको कहां जाना होता है? रिवीजन में जाना होता है। क्या मैं इसको लॉक कर दूं बच्चे? जल्दी बोलो। चलिए आगे बढ़ेंगे जरा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट एपेलेट ट्रिब्यूनल मे इन इट्स डिस्क्रिशन रिफ्यूज टू एडमिट अपील इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑर्डर वेयर 1 2 3। ना सी 1 2 3 क्या है? सामने लिख लो, इसके आगे 1 2 3 के आगे ब्रैकेट लगाओ और सामने लिखो पैटी केसेस। पैटी केसेस, पैटी केसेस, पैटी केसेस। और इसके आगे एक और वर्ड लिख लो, नो रेमेडी। नो रेमेडी, नो रेमेडी। सर अब मैं पहले समझाता हूं फिर पढ़ेंगे। वो लॉ कहता है तीन मैटर ऐसे थे जहां पे ट्रिब्यूनल के पास पावर ही नहीं थी हियर करने की। क्या वो मैटर जाने ही कहां थे? रिवीजन में। तीन मैटर और आ रहे हैं लेकिन इन तीन मैटर में उसने ये नहीं कहा पावर नहीं है, उसने कहा उसके पास पावर टू रिफ्यूज है। कम ऑन, पावर टू, अगर वो चाहे तो रिफ्यूज कर सकता है। अब बच्चा कहता है सर ये कौन से मैटर हैं जहां पर रिफ्यूज किया जा सकता है? तो लॉ क्या कहता है? ध्यान से सुनना। लॉ कहता है देखो, अगर जिस मैटर को आप लेकर मेरे पास आ रहे हो, अगर उसमें जो अमाउंट इन्वॉल्व है, उसमें जो अगर वो 2 लाख से कम है, कम, अगर वो 2 लाख से, तो ट्रिब्यूनल कहता है भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है छोटे छोटे केसेस को देखने का, चल रिजेक्ट, तेरा केस ही रिजेक्ट कर रहा हूं मैं। तो इसका मतलब कौन से केसेस को वो रिफ्यूज कर सकता है? जल्दी तो, जहां पे वैल्यू डज नॉट एक्सीड। तो इसका मतलब अगर वो 2 लाख से नीचे जा रही होगी, कम ऑन, अगर वो 2 लाख से, तो क्या मेरे पास पावर टू रिफ्यूज भी है। लेकिन अब बच्चा कहता है सर फिर इन मैटर्स का क्या होगा? मैंने क्या लिखवाया? देयर इज नो रेमेडी। नो रेमेडी मतलब खत्म, फुल एंड फाइनल। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कमिश्नर अपील का ऑर्डर। क्या समझ आ गया? नहीं, कमिश्नर अपील का ऑर्डर ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर वो रिफ्यूज कर देता है इसलिए क्योंकि वो पैटी केस है, अगर वो रिफ्यूज कर देता है इसलिए क्योंकि वो पैटी, पैटी का मतलब लेस देन 2 लाख, पैटी का मतलब, तो आप मुझे बताओ ट्रिब्यूनल 2 मैटर को हियर नहीं करता। बताओ, पहला अगर वो लेस देन 2 लाख हो, और अगर वो 3 मैटर हो जो कि कहां चले जाते हैं? रिवीजन में। क्या इन दोनों को छोड़कर क्या सारे मैटर ट्रिब्यूनल में आते हैं? तो अब 1 2 3 पढ़ने जा रहा हूं, आराम से पढ़ेंगे। 1 2 3 में क्या लिखा हुआ है? पढ़ो। 1, द वैल्यू ऑफ गुड्स कॉन्फिस्केटेड विदाउट ऑप्शन हैविंग बीन गिवन टू द ऑनर टू पे फाइन। सर आपको याद होगा सेक्शन 125 में क्या पीओ आपको एक ऑप्शन टू पे रिडम्पशन फाइन देता था, लेकिन अगर मैं कहूं कि आपको वो ऑप्शन ही नहीं मिली और उस ऑर्डर को चैलेंज करने आप चले गए, कहां पर? कमिश्नर अपील में या ट्रिब्यूनल में, तो ऐसे ऑर्डर की हियरिंग नहीं होगी अगर उसकी वैल्यू लेस देन 2 लाख है, अगर उसकी वैल्यू लेस देन 2 लाख है। तो आगे बढ़ो जरा, सेकंड पॉइंट। In any disputed case other than the case where determination of question having rate of duty and valuation is in the assessment is an issue or is one of the point of issue, the difference in the duty involved and duty involved
या फिर द अमाउंट ऑफ फाइन पेनल्टी डिटरमाइंड अंडर सच ऑर्डर डज नॉट एक्सीड कितने से 2 लाख रुपए से। नहीं समझ आया? डज नॉट एक्सीड, तो इसका मतलब क्या मैटर 2 लाख से बड़ा होना चाहिए तभी हम ट्रिब्यूनल में एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज ट्रिब्यूनल में आपका ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं होगा। मैं फिर रिपीट करूंगा, सेकंड और थर्ड में क्या लिखा है। अमाउंट ऑफ फाइन पेनल्टी या अमाउंट ऑफ डिफरेंस ऑफ ड्यूटी, जो भी हम आपसे मांग रहे थे, अगर वो 2 लाख से एक्सीड नहीं कर रही, कमॉन, अगर वो 2 लाख से एक्सीड, तो क्या इसे, हाँ जी कौन बताएगा, क्या इसे ये मान लिया जाएगा कि ये मैटर आपकी हियरिंग में नहीं आएगा? सबको क्लियर है? दोबारा सुनो, ऑर्डर किससे रिलेटेड है? ऑर्डर पास्ड बाय पीओ कॉन्फिस्केटिंग द गुड्स विदाउट गिविंग ऑप्शन टू पे रिडम्पशन फाइन, या फिर एनी अदर मैटर। अच्छा इसको अंडरलाइन कर लो जरा आप ध्यान से। इन एनी डिस्प्यूटेड केस, यहां से ब्रैकेट लगाना शुरू करो, अदर देन से, अदर देन द केस वेयर डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन हैविंग रेट या वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट is in the issue या is in one of the point in the issue। इसको सर्कल यहां पे ब्रैकेट बंद कर दो। अब ये ब्रैकेट नहीं पढ़ना आपने, अब पढ़ो जरा ध्यान से। इन एनी, हाँ जी, इन एनी डिस्प्यूटेड केस द डिफरेंस इन ड्यूटी इन्वॉल्व या ड्यूटी इन्वॉल्व, ब्रैकेट पूरा छोड़ देना आपने। पढ़ो जरा, कैसे पढ़ोगे? इन एनी अदर केस, अगर डिफरेंस इन ड्यूटी इन्वॉल्व या ड्यूटी इन्वॉल्व या फाइन या पेनल्टी डू नॉट एक्सीड, तो बच्चा कहता था ये ब्रैकेट क्या है? फिर अब सुनो ध्यान से, ब्रैकेट क्या है? सर अगर मैटर रेट ऑफ ड्यूटी, रेट या वैल्यूएशन का है, कम ऑन, रेट या, तो उसके अंदर ये केस अगर 10,000 का होगा तो भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। 2 चीजें ऐसी हैं जहां पर 2 लाख की लिमिट नहीं लगती, बताओ कौन कौन सा? रेट ऑफ ड्यूटी और वैल्यूएशन। इन दोनों मैटर को छोड़ दिया जाए, इसके अलावा कोई सा भी मैटर अगर आ गया तो सर वो 2 लाख से अगर एक्सीड नहीं कर रहा तो क्या हम उसको, डिस्क्रिशन है हमारे पास रिजेक्ट करने की। सर मैं रिपीट करूंगा, सारे ध्यान से सुनेंगे, मैं रिपीट करने जा रहा हूं, सारे सुनेंगे जरा। कमिश्नर अपील का ऑर्डर आ गया, कमिश्नर अपील ने ऑर्डर पास किया, एंड द मैटर इज इन्वॉल्विंग रेट ऑफ ड्यूटी एंड वैल्यूएशन, क्या ये ट्रिब्यूनल में जा सकता है? जल्दी बोलो, इररिस्पेक्टिव कि वो 2 लाख से बड़ा है या नहीं है, खत्म हो गया। लेकिन रेट ऑफ ड्यूटी और वैल्यूएशन के मैटर को छोड़कर अगर कोई और मैटर है तो वो ट्रिब्यूनल के पास पावर है नॉट टू एक्सेप्ट, अगर उसकी वैल्यू डू नॉट एक्सीड 2 लाख। और इसके अलावा क्या 3 मैटर एवरी टाइम जाते ही कहां पे हैं? रिवीजन में। 3 मैटर जाते ही कहां पे हैं? रिवीजन में। तो मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, सारे जवाब देंगे। What are the orders which can be accepted by the tribunal? बताओ कौन कौन से ऑर्डर ऑफ कमिश्नर अपील को ट्रिब्यूनल एक्सेप्ट कर सकता है? तो पहले तो आप क्या बोलोगे? एक्सेप्ट 3, एंड इन 3 जो अगले वाले 3 है उनमें भी एक्सेप्ट करने की पावर, रिजेक्ट करने की पावर है अगर अमाउंट डू नॉट एक्सीड 2 लाख। क्या सबको क्लियर हो गया है? नहीं बोलो बेटा, समझ आ गया मुझे? ठीक है, बस यहीं तक पढ़ना था हमें। क्या यहां तक क्लियर हो गया? बोलो। ठीक है, ऐसी पैरेलल पेज पे आओ, सब सेक्शन 3 पढ़ना। टाइम पीरियड फॉर फाइलिंग द अपील। एवरी अपील अंडर दिस सेक्शन शैल बी फाइल्ड इन CA 3। बताओ जी, कमिश्नर अपील में आपने CA 1 विद इन 60 डेज, एक्सटेंशन फॉर 30 डेज, यहां पे फाइल करनी है विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ on which the order sought to be upheld against is communicated to the principal commissioner या commissioner of custom, or as the case may be the other party preferring the appeal। पहले यहां तक क्लियर हो गया या नहीं? इसका मतलब फॉर्म नंबर बताओ, CA 3, और कितने पीरियड में? 3 मंथ। सर सीधा ही आपने आना है सबसेक्शन 5 पे। चलो पहले 4 भी बता ही देता हूं, सामने देखना जरा, इधर देखो 4 क्या लिखता है, ध्यान से सुनना। मैं ट्रिब्यूनल हूं, ये लड़का अपील लेकर आया मेरे पास, क्या ये अपील CA 3 फॉर्म में लेकर आया, विद इन 3 मंथ्स लेकर आया, मैंने इसकी अपील एक्सेप्ट कर ली। अब ध्यान से सुनना, हम क्या करते हैं, ट्रिब्यूनल क्या करता है, अगर ये लड़का जब अपील लेकर आया तो किसी के ऑर्डर को चैलेंज करने आया ना, तो जो दूसरी पार्टी होती है उसको बोलते हैं रिस्पोंडेंट। क्या बोलते हैं? जो अपील लेकर आता है उसको बोलते हैं अपीलेंट,
और दूसरी पार्टी, पहली पार्टी, दूसरी पार्टी। तो हम क्या करते हैं, रिस्पोंडेंट को एक नोटिस भेज देते हैं और रिस्पोंडेंट को बोलते हैं कि भाई तेरे ऑर्डर के अगेंस्ट, कम ऑन, तेरे एक अपील मेरे पास आई हुई है, तो तू एक काम कर, मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल कर। कम ऑन, मेमोरेंडम ऑफ। तो मेरा क्वेश्चन प्लीज ध्यान से सुनेंगे। अपीलेंट क्या फाइल करता है, अपील। अपीलेंट क्या फाइल करता है, और रिस्पोंडेंट क्या फाइल करता है, हाँ जी, रिस्पोंडेंट क्या फाइल करता है, अपील या एमओसी। एमओसी। सर रिस्पोंडेंट को 45 दिन दिए जाते हैं एमओसी फाइल करने के। कितने दिन मिलते हैं उसको, 45 डेज में उसको मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन लगाना होता है। नहीं समझ आया, कम ऑन, कितने दिनों में लगाना होता है, 45 दिनों में उसको मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन लगाना पड़ता है। ये सबसेक्शन 4 में लिखा हुआ है, पढ़ के देखो, पढ़ो जरा सारे। ऑन रिसिप्ट ऑफ नोटिस that an appeal has been preferred under this section, the party against whom the appeal is preferred may, notwithstanding that he may not have appealed against such order या any part thereof, फाइल कर सकती है क्या, within 45 days of receipt of notice, a memorandum of cross objection in the form CA4. Come on, in the form CA4. Verified in such manner as may be specified by the rules made in this behalf against any part of the order upheld against, and such memorandum shall be disposed of by the tribunal as if it was an appeal presented within the time specified in subsection 3. मतलब बताओ क्या, ये जो मेमोरेंडम फाइल हुआ है इसे भी लॉ कहता है मैं अपील का दर्जा दे दूंगा, एज इफ कि सामने वाली पार्टी ने भी इस अपील को रिब्यूट करने के लिए, काउंटर करने के लिए क्या एक अपील लगा दी है। कौन बताएगा अपील का टाइम पीरियड कितना है, अपील का 3 मंथ, फॉर्म नंबर CA3, और काउंटर पार्टी क्या लगाएगी, मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन, फॉर्म नंबर CA4, टाइम लिमिट 45। एक बार 45 डेज कहां से काउंट करना, दोबारा देखना, फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ नोटिस। कम ऑन, फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ। तो इसका मतलब जैसे ही तुम्हें नोटिस आएगा, क्या उसके 45 दिन में आप एमओसी फाइल करोगे। अब मेरा एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। इसका मतलब 2 पार्टीज आ गई, एक अपीलेंट आ गया और दूसरा रिस्पोंडेंट। क्या दोनों ने अपनी अपनी अपील को फाइल करने का टाइम लिमिट दिया हुआ है, लेकिन माय क्वेश्चन टू यू, कैन दिस टाइम बी एक्सटेंडेड और नॉट, ये सबसेक्शन 5 में लिखा हुआ है। तो सबसेक्शन 5 पढ़ो, क्या दिखता है, द ट्रिब्यूनल में एडमिट एन अपील और परमिटिंग the filing of memorandum of cross objection even after the relevant period as referred in subsection 3 or subsection 4 if it is satisfied that there was sufficient cause for not presenting it within the period। मतलब समझ आया। लेकिन इसमें एक चीज समझने वाली है, कितना एक्सटेंशन देगा ये नहीं बताया गया। तो इसका मतलब एक्सटेंशन मिलेगा, बट कितना, लॉ कहता है जितना वो चाहेगा। क्या सबको क्लियर हो गया या नहीं। एक आखिरी टेबल देखेंगे कि इसमें आपको फाइलिंग करते समय फीस कितनी देनी है। तो जरा पढ़ना, फीस कितनी लगेगी। अगर अमाउंट ऑफ ड्यूटी, इंटरेस्ट, डिमांडेड एंड पेनल्टी लेविड बाय द ऑफिसर ऑफ कस्टम इन द केस टू विच अपील रिलेट्स डज नॉट एक्सीड 5 लाख, तो आपको फीस कितनी देनी है, 1000 रुपए। अगर ये 5 लाख से ज्यादा है लेकिन 50 से ज्यादा नहीं है तो 5000, और अगर ये 50 लाख से ज्यादा है तो 10,000। ये क्या है बच्चे, फीस। जब आप अपील लगाएंगे तो ये फीस साथ में जाएगी। आगे बढ़ेंगे। एवरी एप्लीकेशन मेड बिफोर द ट्रिब्यूनल इज एन अपील, हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल अपील फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स या रिस्टोरेशन ऑफ अपील, इन सब के लिए 500 रुपए जाती है। इसका मतलब क्या, इधर देखना जरा, ये दोनों का मतलब समझा देता हूं। सर मान लो एक्स पार्टे ऑर्डर आ गया। अब एक्स पार्टे ऑर्डर में तो क्या होता है कि सामने वाली आदमी तड़प जाता है। अब वो तड़प गया कि भैया ये क्या कर दिया, मेरे घर में कोई प्रॉब्लम थी, मैं इसलिए नहीं आया था। वो कहता है चलो एक काम करो, आप एक एप्लीकेशन लगाओ 500 रुपए फीस के साथ, जिसमें आप ये लिखो कि प्लीज रीस्टोर माई अपील। कम ऑन प्लीज। तो हम क्या करेंगे, जो हमने ऑर्डर दिया था एक्स पार्टे, क्या वो वापस ले लेंगे, क्या अपील फिर शुरू हो जाएगी। बट ऐसे मैटर के लिए एप्लीकेशन के साथ फीस कितनी लगती है, 500 रुपए। दूसरा, मान लो मैंने ऑर्डर पास कर दिया और उसमें कोई एरर था, ऑर्डर में क्या था कोई, और आप चाहते हो कि मेरे ऑर्डर को क्या किया जाए, रेक्टिफाई। कम ऑन, क्या किया जाए, तो क्या उसके लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा अलॉन्ग विद फीस कितनी, 500 रुपए।
नहीं समझ आया। तो सन्ड्री मैटर्स में फीस कितनी है? 500 रुपये। और अगर अमाउंट इन्वॉल्व हो रहा है उसके अंदर तो ये 1000 रुपये भी हो सकती है, 5000 भी हो सकती है और 10,000 भी हो सकती है। उम्मीद करता हूँ अपील समझ आ गया। बोलो मेरे बच्चों, एक आखिरी पॉइंट ध्यान से सुनना। लॉ कहता है अगर अपील फाइल करने वाला आदमी डिपार्टमेंट है तो फीस नहीं देनी। कम ऑन, कौन फाइल कर रहा है अपील? तो देयर विल बी नो फीस चार्ज। और दूसरा, मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन लगाने वाले पे भी कोई फीस नहीं होती। तो इसका मतलब मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन पे लगाने में कोई फीस नहीं है। और अगर अपील कौन लगा रहा है? खुद डिपार्टमेंट अपील लगा रहा है तो भी फीस पे नहीं होगी। तो फीस देनी किसको है? हाँ जी, डिपार्टमेंट जब अपील लेके जाएगा वो फीस देगा, या असेसी जब लेके जाएगा? असेसी। कितनी फीस लगेगी समझ आ गया? 1000, 5000, 10,000। बोलो 1000, 5000 और 10,000। क्या यहां तक समझ आ गया जी? जल्दी बोलो फटाफट से। चलो सर, जितना मैंने पढ़ाया जरा सामने देखेंगे। एक छोटा सा चार्ट बनाने जा रहा हूं, इधर देखो सर। ये है कमिश्नर अपील और ये है ट्रिब्यूनल। ठीक है जी, आराम आराम से देखना जरा। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बिलो टू द रैंक ऑफ, कम ऑन, क्या? प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर। ट्रिब्यूनल में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन है? कौन बताएगा? या तो ऑर्डर ऑफ कमिश्नर अपील्स या वेयर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। हाँ जी, कौन है? प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर। फॉर्म ऑफ अपील यहां पर CA 3, MOC CA 4। टाइम लिमिट 60 डेज, फर्दर एक्सटेंशन ऑफ 30 डेज। यहां पर अपील के लिए 3 मंथ्स प्लस कितना मालूम नहीं, और फॉर MOC 45 डेज प्लस कितना मालूम नहीं। समझ आ गया जी? अरे बोलिए ना भैया जी। अच्छा, टाइम लिमिट फॉर पासिंग ऑर्डर 6 महीने। सर इसका कितना है? नेक्स्ट पेज पे पढ़ लो, पेज 177 पे आप पढ़ोगे। सबसेक्शन 2A बता रहा है 3 इयर्स। 3 इयर्स। सबको समझ आ रही थी? कमिश्नर अपील ऑर्डर कितने समय में पास करता है? 6 मंथ्स में। और ट्रिब्यूनल को टाइम लिमिट दी हुई है 3 इयर्स की। देखो जरा ध्यान से, एक मैं पैराग्राफ इसी के अंदर डाल रहा हूं। कमिश्नर अपील का ऑर्डर वैसे तो कहां जाता है? ट्रिब्यूनल में चैलेंज होता है। यहां पे लिखेंगे एक्सेप्ट पेटी केसेस। एक्सेप्ट पेटी केसेस। यहां पे पेटी केसेस कौन से होते हैं? वेयर अमाउंट डू नॉट एक्सीड 2 lakhs।
वेयर अमाउंट डू नॉट एक्सीड्स 2 लाख। ये पहले 50,000 हुआ करता था, ये 2 लाख अमेंडमेंट है ये, ठीक है जी। पहले 50,000 पेटी केसेस होते थे। सामने देखो जरा, कमिश्नर अपील के 3 ऑर्डर, क्या रिवीजन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है? हाँ जी, 3 ऑर्डर क्या रिवीजन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है? कमिश्नर अपील के 3 ऑर्डर ऐसे होते हैं जिन्हें डायरेक्ट कहां लेके जाते हैं हम? रिवीजन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। रिवीजन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ जी, वो 3 मैटर कौन कौन से हैं? कोई आराम आराम से ब्रीफली बताएगा? एक तो रिलेटेड विद बैगेज, दूसरा रिलेटेड विद डीबी के, तीसरा गुड्स नॉट अनलोडेड या शॉर्ट अनलोडेड। इन 3 मैटर्स पे आपको रिवीजन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट करवानी है। बोलो मेरे बच्चों, नहीं बोलोगे? नहीं बोलोगे? एटीट्यूड। चलो पेज नंबर 179 निकालेंगे जरा सारे। पेज 179, रिवीजन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट पे आ रहा हूं मैं सीधा ही। रिवीजन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट पे आ रहा हूं, ध्यान से देखेंगे क्या लिखा हुआ है। पढ़ो बच्चे आराम आराम से। क्या 129 डबल डी दिख रहा हमें? बोलो यार, 129 डबल डी दिख रहा है बेटा? अब पढ़ो जरा, आराम आराम से पढ़ना, बिल्कुल स्लो स्लो, और देखना एक एक वर्ड समझ आएगा आपको। द सेंट्रल गवर्नमेंट मे ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ पर्सन aggrieved by any order passed under section 128A, सर 128A का मतलब ऑर्डर ऑफ कमिश्नर अपील्स, where the order is of the nature to in first proviso to subsection 1 of 129A annul or modify such order, provided the central government may in its discretion refuse to admit the application in respect of an order where the amount of duty or fine penalty determined by such order does not exceed। लो जी, इसका मतलब क्या हुआ? क्या इन 3 मैटर्स को भी सीजी रिजेक्ट कर सकती है अगर अमाउंट इज नॉट इन्वॉल्विंग नॉट एक्सीडिंग रुपीज? तो इसका मतलब कौन मुझे बताएगा? ये 3 मैटर भी तभी जाएंगे अगर, जल्दी बोलो, अगर इसमें जो अमाउंट ऑफ ड्यूटी इन्वॉल्व है क्या वो 5,000 से ज्यादा होना चाहिए। क्या ये सबको क्लियर हो गया या नहीं? बोलो बेटा, आगे बढ़ो जरा। द प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम या कमिश्नर ऑफ कस्टम में, if he is of the opinion that the order passed by the commissioner appeal is not legal or not proper, direct the PO to make an application on this behalf to the central government for revision of such order in the form CA8। लो जी, फॉर्म नंबर बताओ क्या आ गया? CA8 में आपने अप्लाई करना है। आपने नोटिस नहीं करा 1A में क्या लिखा हुआ है? सर क्या रिवीजन के लिए प्रिंसिपल कमिश्नर भी किसी पीओ को जा सकता है भेजने? नहीं समझा? इधर देखो, सामने समझो जरा। कमिश्नर अपील का ऑर्डर था, डिपार्टमेंट के अगेंस्ट भी तो आ सकता है, तो फिर वहां पर रिवीजन में कौन जाएगा? आप जाओगे या डिपार्टमेंट किसी प्रॉपर ऑफिसर को बोलेगा तू जा और कमिश्नर अपील के ऑर्डर को चैलेंज कर और रिवाइज करवा दे? नहीं समझ आया? तो मेरा क्वेश्चन प्लीज ध्यान से समझेंगे। कमिश्नर अपील के पास जो भी ऑर्डर आता है या तो वो असेसी के फेवर में होता है या डिपार्टमेंट, और अगर वो इन 3 मैटर से रिलेटेड है तो डिपार्टमेंट भी रिवाइज कराने जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और
असेसी भी जा सकता है। क्या पॉइंट समझ आ रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, एक डिस्क्रिशनरी पावर है, अगर वो चाहे तो इन मैटर को रिफ्यूज कर सकती है अगर अमाउंट ऑफ ड्यूटी पेनल्टी डू नॉट एक्सीड ₹5,000, यानी कि पैटी केसेस को वो एंटरटेन नहीं करेगा। आगे बढ़ो। An application under subsection 1 shall be made within 3 months from the date of communication। बताओ जी टाइम लिमिट 3 मंथ, 3 महीने के अंदर अंदर आपको यह अप्लाई करना हो। Provided the central government may, if it is satisfied that the applicant was prevented by sufficient cause from presenting the application within the aforesaid period of 3 months, allow it to be presented within further period of 3 months। इसका मतलब बताओ क्या सिर्फ 3+3 लिख दूं? बोलो बेटा, आगे बढ़ो जरा। फीस कितनी लगेगी? अगर तो ये मैटर डज नॉट एक्सीड 1 लाख तो 200 रुपए, और अगर एक्सीड कर जाए 1 लाख तो 1000 रुपए। देखो बोल ही नहीं रहे, लेकिन नीचे एक लाइन लिखी हुई है, नो फी पेबल, अगर एप्लीकेशन जो है वो डिपार्टमेंट लेकर आ रहा है। तो याद रख लो ना यार, डिपार्टमेंट की एप्लीकेशन पे कभी भी फीस ना ट्रिब्यूनल में लगती है ना रिवीजन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट में लगती है। क्लियर हो गया जी? बोलो। क्या करूं? कहां पे होगी? मेरे पास पेन ड्राइव है, उसमें ढूंढ लो। पहले मुझे बताओ क्या यहां तक समझ आ गया या नहीं? जल्दी बोलो। नहीं बोलोगे ना तो जरा नीचे पढ़ना जरा। सबसेक्शन 4 में क्या लिखा है? द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन इट्स ओन मोशन अनल भी कर सकती है, मॉडिफाई भी कर सकती है एनी ऑर्डर को जो कि रेफर टू इन सबसेक्शन 1। मतलब क्या हुआ? हाँ जी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रिवीजन के लिए आता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर क्या है? या तो वो एनल मतलब कैंसिल कर देगी, मॉडिफाई का मतलब चेंज कर देगी, ये पावर्स होती हैं उसके पास। 5वां सबसेक्शन पढ़ो जरा। नो ऑर्डर एनहांसिंग द पेनल्टी या फाइन इन लिeu ऑफ कॉन्फिस्केशन या कॉन्फिस्केटिंग द गुड्स ऑफ ग्रेटर वैल्यू शैल बी पास्ड अंडर दिस सेक्शन अनलेस, हाँ जी, इन अ केस इन विच ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 128A हैज enhanced any penalty or fine in lieu of this of greater value, and in any other case unless the person affected by the proposed order has been given notice to show cause। नहीं समझ आया? मैं आपको समझाता हूँ क्या कह रहा हूँ। देखो, दो बातें होती हैं बेटा। अगर तो पेनल्टी ऑलरेडी राइज की जा चुकी थी बाय द कमिश्नर अपील्स, अगर पहले से ही कौन बढ़ा चुका था पेनल्टी को? कमिश्नर अपील, तो सीजी के पास पावर नहीं होती उसको और एनहांस करने की। इन एनी अदर केस अगर वहां नहीं बढ़ाई थी तो हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन जब हम बढ़ाएंगे तो एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी होगी। एक बार दोबारा पढ़ेंगे सबसेक्शन 5 को। नो ऑर्डर एनहांसिंग एनी पेनल्टी या एनहांसिंग एनी फाइन इन लिeu ऑफ कॉन्फिस्केशन या फिर कॉन्फिस्केटिंग गुड्स ऑफ ग्रेटर वैल्यू, मतलब हम ज्यादा वैल्यू का गुड्स कॉन्फिस्केट करेंगे, ऐसा ऑर्डर आप नहीं पास कर सकते। कब कब? आराम से पढ़ना। पहला, इन एनी केस इन विच ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 128A, सर ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 128A का मतलब कमिश्नर अपील, हैज एनहांस्ड एनी पेनल्टी और फाइन या हैज कॉन्फिस्केटेड गुड्स ऑफ ग्रेटर वैल्यू। हाँ जी, जहां पर ऑलरेडी पेनल्टी कहां बढ़ चुकी थी? कमिश्नर अपील के ऑर्डर में। एंड इन एनी अदर केस, एनी अदर केस का मतलब वहां नहीं बढ़ी थी बट हम बढ़ा रहे हैं, वहां नहीं बढ़ी थी लेकिन हम बढ़ा रहे हैं। अनलेस द पर्सन अफेक्टेड बाय द प्रपोज्ड ऑर्डर हैज बीन गिवन अ नोटिस टू शो कॉज विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर सॉट टू बी एनल्ड और मॉडिफाइड। मतलब क्या? उसको कारण बताना होगा कि क्यों उसकी पेनल्टी या फाइन को इंक्रीज ना किया जाए। सुन लो ध्यान से।
रिवीजन में आप कहां पहुंचे हो ये बताओ? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है ना, सीजी पे आ चुके। सीजी कह रहा है कि मेरे पास पावर है एनल करने की, मेरे पास पावर है मॉडिफाई करने की। अब मॉडिफिकेशन में बढ़ाना भी होता है और घटाना भी होता है, लेकिन अब लॉ क्या कहता है, अगर पेनल्टी या फाइन इन लियो ऑफ कॉन्फिस्केशन ऑलरेडी बढ़ा दिया गया था किसके द्वारा, तो फिर मेरे पास यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर टू इंक्रीज नहीं होती। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। केस 2, उन्होंने नहीं बढ़ाई थी, आप बढ़ा रहे हो, तो लॉ क्या कहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़ा सकती है, लेकिन कब, अगर कमिश्नर अपील ने रेज नहीं करी थी तो आप बढ़ा सकते हो। लेकिन अब जब आप बढ़ाओगे तो आपको क्या देनी होगी, एक शोकोस देना होगा। कौन क्या देना होगा कि क्यों हम इसकी पेनल्टी या फाइन को राइज ना करें। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है या नहीं? तो सिर्फ वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये पोर्शन, ठीक है, तो इसको इतना रिटेन करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा ऑर्डर रिवाइज नहीं हो सकता या कब पेनल्टी नहीं बढ़ा सकते। आप सिर्फ ये याद रखना कि कौन से मैटर को आप सेंट्रल गवर्नमेंट में रिवाइज करा सकते हो। तो कितने मैटर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में रिवाइज करा सकते हो? 3 मैटर को। जाने के लिए समय कितना है बेटा? 3 मंथ्स। और इसमें एक्सटेंशन कितनी आ सकती है? 3 मंथ्स। कौन से फॉर्म में जाना है? CA 8 के अंदर। और इसमें फाइन फीस कितनी पे करनी है? अगर डज नॉट एक्सीड 1 लाख तो 200 रुपये, और अगर 1 लाख एक्सीड कर गया तो 1000 रुपये। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? इतना ही रिटेन करना है आपने, इससे ज़्यादा रिटेन नहीं करना। क्लियर है? देखो ये ना टॉपिक मैं कवर करा रहा हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक एनी कॉन्सेप्ट की जो आपको ना पढ़ा हो आपने, बट एट द सेम टाइम ये जो अपील्स एंड का जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा सा जो है ना ऐसा भी है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इररिलेवेंट है। तो थोड़ा सा अगर हम स्मार्ट स्टडी करें तो उन चीज़ों को हम छोड़ सकते हैं। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? तो चलिए, अब मेरे से अगर 3 सवाल मेरे को पूछने हैं, ध्यान से सुनना। ACDC का ऑर्डर है, कहाँ जा रहा हूँ मैं? कमिश्नर अपील में। कमिश्नर अपील का ऑर्डर है, कहाँ जाऊँगा? ट्रिब्यूनल में। अगर वो 3 मैटर हुए तो सेंट्रल गवर्नमेंट में रिवाइज कराने जाऊँगा, और अगर वो पैटी केसेस हुए तो क्या डिस्क्रिशन है मेरे पास रिजेक्ट करने की? और अगर ट्रिब्यूनल ने रिजेक्ट कर दिया तो उसके अगेंस्ट कोई रेमेडी अवेलेबल, प्रोवाइडेड वो रेट ऑफ ड्यूटी और असेसेबल वैल्यू से रिलेटेड मैटर ना होना चाहिए। क्या सबको क्लियर है? क्योंकि अगर उससे रिलेटेड मैटर है तो आप छोड़ नहीं सकते, इवन उसकी वैल्यू डू नॉट एक्सीड 2 लाख। क्या यहाँ तक क्लियर है? यस प्लीज। और उन 3 मैटर्स को आप कहाँ लेके जा रहे हो? CG के पास। CG क्या करेगी? रिवाइज। बस याद रखना, रिवाइज में वो अनल भी कर सकती है और मॉडिफाई भी, लेकिन वो पेनल्टी को एनहांस नहीं कर सकती, फाइन को एनहांस। अगर ये ऑलरेडी एनहांस कौन कर चुका है? कमिश्नर अपील। और इन एनी अदर केस एनहांस अगर करना है तो क्या अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ेगी, तो आपको एक शोकोस देना पड़ेगा। क्या सबको क्लियर है? बोलो बेटा। हाँ जी। नहीं, रेट ऑफ ड्यूटी और वैल्यूएशन का अगर मैटर आ रहा है तो वो ट्रिब्यूनल ही हैंडल करेगा, इवन इफ उसकी वैल्यू 2 लाख से कम भी है। और ट्रिब्यूनल ने जब ऑर्डर पास कर दिया तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, बीच में से हाई कोर्ट हट जाता है। क्लियर है या नहीं? सिर्फ 3 ही मैटर ऐसे हैं जिनको आप कहाँ लेके जा रहे हो? CG के पास। अदरवाइज कोई भी मैटर CG के पास रिवाइज होने के लिए नहीं जाएगा। सबको क्लियर है बेटा? कम ऑन यार, ये बहुत वाहियात चैप्टर है, मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर है या नहीं? बट मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को एक ऐसा चार्ट बना दूं ताकि एक पोर्शन जो पेपर में पूछा जाता है वो आपको हमेशा याद रहे। क्या मुझे फीस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट याद हो गई और फीस बाय ट्रिब्यूनल याद हो गई? 1000, 5000 या 10,000? पैटी मैटर्स के अंदर 500 रुपए। MOC के लिए फीस नहीं लगती, डिपार्टमेंट अपील के लिए फीस नहीं लगती। क्या सबको क्लियर है या नहीं? चलो जी। रिवीजन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अगर होती है तो उसको चैलेंज नहीं कर सकते, वो फुल एंड फाइनल है। सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है ना, तो वो फुल एंड फाइनल हो गया। इसका मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मैटर सिर्फ कौन से जाते हैं? ट्रिब्यूनल के। इसका मतलब रिवीजन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आ जाती है तो दैट इज फुल एंड फाइनल, वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। रिवीजन के अंदर कौन सा मैटर पैटी मैटर होता है? इफ डू नॉट एक्सीड 5000। क्या डिस्क्रिशन है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टू रिजेक्ट दोस केसेस आल्सो? चलो जी सर, अब आ जाओ जरा वापस पीछे। सर ऊपर एक हेडिंग डालो, ऊपर एक हेडिंग डालनी है सबने, प्री डिपॉजिट। मार्क कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्री डिपॉजिट।
प्री डिपॉजिट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्री डिपॉजिट। सर होता क्या है ये प्री डिपॉजिट? सर पहले ना इसके बैकग्राउंड में चलते हैं, और मैं आपको बता दूं कि प्री डिपॉजिट पे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। ठीक है जी, प्री डिपॉजिट पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, ध्यान रखना। इस पे प्रैक्टिकल ही आएगा आपको 5 नंबर का। हाँ जी, 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑन प्री डिपॉजिट आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ध्यान से सुनना क्या है। लॉ कहता है, पहले मैं पुराने लॉ में लेके चलता हूं आपको, और ये कॉन्सेप्ट क्यों लेकर आई गवर्नमेंट उसको समझते हैं। देखिए पहले क्या होता था, एक आदमी के अगेंस्ट डिमांड ऑर्डर आ जाता था। डिमांड ऑर्डर में लिखा होता था पे विद इन दिस पर्टिकुलर डेट, और वो आदमी क्या करता था, गवर्नमेंट के कोर्ट में जाके चैलेंज कर देता था। अब आप मुझे बस इतना बता दो, आपके सामने ही है, पहले कमिश्नर अपील, फिर वहां से ट्रिब्यूनल, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। क्या बहुत लंबा खींच दिया हमने? अच्छा, डिमांड थी 2 करोड़ की, तो एक तरह से डिमांड को लिंगर कर दिया जाता था बाय टेकिंग अ स्टे ऑर्डर, बाय टेकिंग अ स्टे। तो लोग क्या करते थे, जैसी डिमांड आती थी, 2 करोड़ की डिमांड है, वो कमिश्नर अपील में जाते थे और साथ में स्टे लगा देते थे, स्टे डिमांड। गवर्नमेंट ने नोटिस किया यार हर आदमी क्या लगाया जा रहा है, स्टे लगाया जा रहा है। अच्छा, अगर हम हर आदमी को स्टे देना शुरू कर दें तो क्या होगा बताओ? क्या पनिशमेंट देने का जो वजह था, क्या वो एक तरह से डाइल्यूट हो जाएगा? क्योंकि आदमी ने 10-15 साल तो कोर्ट में ही खराब कर दिए, और उसके बाद उसने कहा अच्छा अच्छा चलो ले लो। नहीं समझ आया? तो पर्पस ऑफ पनिशमेंट डाइल्यूट हो जाता है अगर वो डेफर हो जाए। तो अगर वो क्या हो जाए, तो गवर्नमेंट को लगा यार ये क्या ड्रामा है, हर आदमी क्या लगाया जा रहा है, स्टे। तो गवर्नमेंट ने कहा यार स्टे बंद करो, स्टे नहीं देनी किसी को। अच्छा, अब जब स्टे बंद हो गई तो आप सोच के देखो, राइट टू अपील मिलेगा ही कब? जब आप ड्यूटी पे करके आओगे। अब इसका मतलब एक आदमी के अगेंस्ट 2 करोड़ की ड्यूटी निकली हुई है, गवर्नमेंट क्या कह रही है, अपील करने का राइट ही नहीं है, पहले 2 करोड़ पे कर। कह रहा भाई साहब जब मैं 2 करोड़ पे कर दूंगा तो मैं बिक जाऊंगा, मैं खुद ही बिक जाऊंगा, क्योंकि 2 करोड़ तो है ही नहीं मेरे पास, और उसके बाद अपील लायक मेरे पास कुछ बचेगा ही नहीं, फाइट कैसे करूंगा मैं? नहीं समझ आया? क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ जेन्युइन लोग भी होते होंगे, अगर उन्हें 2 करोड़ देना पड़ेगा, उनका घर बार सब बिक जाएगा, और उसके बाद वो कह रहा है मैंने अपील क्या लड़नी है, फिर तो मैं खत्म ही हो गया। तो गवर्नमेंट ने सोचा यार जेन्युइन लोग भी हैं इसके अंदर, और कुछ कल्प्रेट भी हैं। तो गवर्नमेंट ने सोचा यार क्या करना है, क्योंकि ये तो बड़ा कलेश हुआ है, क्योंकि हर आदमी जेन्युइन हो या ना हो, क्या वो स्टे के लिए अप्लाई करेगा? और हम कैसे पता लगाएं कि ये जेन्युइन है या नहीं है, स्टे दें या ना दें? क्या इसमें बहुत कंफ्यूजन होनी शुरू हो गई। तो गवर्नमेंट ने कहा चलो छोड़ो, भाड़ में जान दो, स्टे कॉन्सेप्ट फिनिश, स्टे खत्म हो गया। तो अब बोला क्या करें? बोला एवरी पर्सन विल मेक अ प्री डिपॉजिट, कम ऑन, विल मेक अ, आपको प्री डिपॉजिट देना ही पड़ेगा टू गेट राइट टू अपील्स, कम ऑन, टू गेट। तो मेरा क्वेश्चन, व्हाट इज प्री डिपॉजिट? इट इज एन अमाउंट, कम ऑन, इट इज एन which is to be paid to get right to appeals, come on, to get। लेकिन अब सवाल ये था कि ये कितना अमाउंट होगा, come on, ये कितना? तो ये बहुत नॉमिनल सा अमाउंट है। कितना? ध्यान से सुनना, जितनी तुम्हारी डिमांड थी ना 7.5%, come on, कितना? 7.5% पे करो, राइट टू अपील ले लो, जाओ लड़ो आराम से, और जब मान लो अगर जीत गए तो ये सारा पैसा विद रिफंड होएगा, विद इंटरेस्ट, कम ऑन, विद इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? रिफंड। क्या सबको क्लियर है या नहीं? तो व्हाट इज प्री डिपॉजिट समझ आ गया? कम ऑन, व्हाट इज प्री डिपॉजिट? एनीबॉडी? अमाउंट विच इज पेड, कम ऑन, अमाउंट विच इज टू गेट राइट टू अपील, कम ऑन, टू गेट। तो अगर मुझे आज राइट टू अपील चाहिए तो क्या मुझे प्री डिपॉजिट करना पड़ेगा? कम ऑन, क्या करना पड़ेगा? प्री डिपॉजिट। तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ। आप इसको पहले लिख ही लो, थोड़ा सा तो लिख ही लो, 1-2 लाइनें लिखो जरा। It is an amount payable to get right to appeal. It is an amount payable to get right to appeal. जब तक आप ये पैसा पे नहीं करोगे आपके पास राइट टू अपील्स नहीं मिलेगा। क्या सबको क्लियर है? जब तक आप ये पैसा पे नहीं करोगे आपके पास राइट टू अपील नहीं आएगा। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है या नहीं? तो जिस भी व्यक्ति को क्या चाहिए, हाँ जी, जिस भी व्यक्ति को क्या चाहिए, क्या उसे प्री डिपॉजिट करना पड़ेगा? बोलो बेटा।
तो अब क्वेश्चन ये पूछा गया व्हाट इज द क्वांटम ऑफ प्री डिपॉजिट, व्हाट इज दी, तो अब लिखो क्वांटम ऑफ प्री डिपॉजिट क्या है, क्वांटम ऑफ प्री डिपॉजिट क्या है, तो यहां लिखेंगे फर्स्ट अपील। अगर आप फर्स्ट अपील में जा रहे हो, कम ऑन, अगर आप कहां जा रहे हो तो लिखो 7.5% ऑफ ड्यूटी इफ ड्यूटी और ड्यूटी प्लस पेनल्टी is under dispute, and 7.5% of penalty अगर penalty is under dispute, इसका मीनिंग कौन बता सकता है? ये सबको क्लियर हो गया है नहीं? इसको जरा बताओ क्या मतलब है इसका। अगर तो डिमांड ऑर्डर में ड्यूटी आ रही है तो 7.5% किसका, और अगर ड्यूटी और पेनल्टी दोनों आ रही है तो भी 7.5% किसका, ड्यूटी का। लेकिन अगर डिमांड ऑर्डर में खाली पेनल्टी आ रही है तो 7.5% किसका, पेनल्टी का। क्या सबको क्लियर है? लेकिन ये कब होगा बेटा, जब आप फर्स्ट अपील, अच्छा फर्स्ट अपील दो होती है, बताओ कौन कौन सी? सर कमिश्नर अपील भी फर्स्ट अपील हो सकती है और ट्रिब्यूनल भी फर्स्ट अपील हो सकती है, ये आपको मालूम है। अब जल्दी बोलो। अब लिखो सेकंड अपील। सेकंड अपील सर 7.5% हो जाएगा 10%, 10% ऑफ ड्यूटी कब, या तो ड्यूटी और ड्यूटी प्लस पेनल्टी आर इन डिस्प्यूट। और बेटा यहां लिखेंगे 10% ऑफ पेनल्टी कब, अगर पेनल्टी इज इन डिस्प्यूट। मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो चुका है ये। अच्छा और याद रखना दिस 10% इज इन एक्सेस टू 7.5%। ऐसा नहीं है कि 2.5 देना है आपने, 7.5 पहले दिया था ना, तो ऐसा नहीं है 2.5 और दे दो, 10 एक्सेस देना है इन एक्सेस टू 7.5%, यानी कि टोटल प्री डिपॉजिट कितना हो जाएगा, 17.5% हो जाएगा। कमान कितना हो जाएगा, 17.5%। क्या सबको क्लियर है या नहीं? बोलो। फायदा हो गया आज। लास्ट में लिखो जरा, हाउ एवर the amount required to be deposited can't exceed 10 करोड़। क्या मतलब है इस बात का? जो भी तुमने अमाउंट निकाला वो 10 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर मैं कहूं कि अमाउंट कैलकुलेट करने पे निकल कर आ रहा है लेट से 12 करोड़, तो आपको मैक्सिमम कितना देना है, 10 करोड़। क्लियर हो गया जी? प्री डिपॉजिट समझ आ गया हमें? बेटा मिलाते नहीं है ना, अलग अलग ही गिनते हैं हम लोग। क्या सबको क्लियर हो गया है नहीं? बोलो यार। चलो अब आगे लिखो जरा, इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड ऑफ प्री डिपॉजिट्स। इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड ऑफ amount of pre-deposit।
सेक्शन 129E, लिखो 6% पर एनम। लिखो फ्रॉम डेट ऑफ पेमेंट टिल डेट ऑफ रिफंड ऑफ सच अमाउंट। और क्योंकि तुमने रिफंड का चैप्टर पढ़ा हुआ है तो इस पे एक नोट लिख लेना, डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट नॉट एप्लीकेबल। फॉर रिफंड ऑफ प्री डिपॉजिट। प्री डिपॉजिट के रिफंड पे डॉक्ट्राइन नहीं लगता। कौन मुझे बताएगा लॉजिक इसका? सर एक बात बताओ ना, प्री डिपॉजिट कोई ड्यूटी तो ना दी है मैंने, ये तो एक अमाउंट जमा कराया था राइट टू अपील के लिए। क्या अगर मैं अपील जीत जाता हूं तो क्या ये पैसा मुझे मिलना चाहिए वापस? और पैसा मिलना चाहिए या विद इंटरेस्ट मिलना चाहिए? विद इंटरेस्ट। सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे हम एक दो, निकालो जरा पेज 181। कौन सा? ये इंटरेस्ट डबल ई है और वो ई था। प्री डिपॉजिट ई है और इंटरेस्ट डबल ई है। ठीक है बेटा, प्री डिपॉजिट बल्ले पड़ गया हमें। जल्दी बोलो फटाफट से। फर्स्ट अपील का प्री डिपॉजिट कितने? 7.5% और सेकंड अपील का 10। अच्छा 7.5% किसका निकालोगे? ड्यूटी का। अगर ड्यूटी या ड्यूटी प्लस पेनल्टी बोथ आर अंडर डिस्प्यूट, और 7.5% पेनल्टी का निकाल देना अगर पेनल्टी 100। और सेकंड अपील में यही 7.5% कितना हो जाएगा? 10%। बट इन एनी केस अमाउंट कैन नॉट बी मोर देन 10 करोड़। और जैसे ही आपके फेवर में अपील चली गई तो क्या रिफंड आ जाएगा? क्या रिफंड खाली आएगा या विद इंटरेस्ट आएगा? कितने परसेंट? 6%। आइए क्वेश्चन करते हैं जरा। पेज 181 निकालेंगे जरा बुक का। पेज 182 निकालो जरा, सेकंड इलस्ट्रेशन पढ़नी है हमें। मैसर्स केजी एसोसिएट्स। पढ़े बच्चे? पढ़े नहीं पढ़े? ना पढ़े छोड़ दे, पढ़ो पढ़ो। मैसर्स केजी एसोसिएट ने डिपॉजिट करे थे 7.5 लाख रुपए एज प्री डिपॉजिट ऑन 15/10। इधर देखना जरा। 15 अक्टूबर 2017 7.5 लाख रुपए आपने प्री डिपॉजिट जमा कराया। समझ आ रही है बेटा? आगे बढ़ो। एंड फाइल्स एन अपील टू सेस्टेट। सेस्टेट ने डिसाइड कर दी अपील इन द फेवर ऑफ मैसर्स केजी एसोसिएट्स 25/12 को, और उसने एसोसिएट ने सबमिट करा लेटर सीकिंग रिफंड फॉर प्री डिपॉजिट 30 जनवरी को, और उसे प्री डिपॉजिट दिया गया 28 फरवरी को। बताओ जी 28 फरवरी को क्या उसका रिफंड आ गया? अरे बोले ना भैया। तो आपको ये बताना है कि उसके प्री डिपॉजिट पे उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा। आई एम वेरी श्योर यू नो फ्रॉम वेयर टू वेयर। जिस दिन मैंने पेमेंट करी थी और कब तक? कौन कब तक? जब तक रिफंड नहीं आता। क्या ये डेज हमें काउंट करने पड़ेंगे? बोलो बेटा। तो यहाँ पे जितना भी पीरियड आएगा, क्या वो पीरियड अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या उतने पीरियड का ब्याज मिलेगा? तो मुझे बताओ 28 दिन फरवरी के, जनवरी के 31, दिसंबर के 31, नवंबर के 30। बोलो यार, समझ आ रही है? अब मुझे बताओ अक्टूबर के कितने दिन करोगे? फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट। फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट का मतलब क्या 15 तारीख भी इंक्लूडेड हो गया? बोलो यार। तो 15 से 31 कितने दिन होते हैं? 17 दिन। 17 ही होते हैं ना?
16। तो आप काउंट करो इसको कितना आ रहा है। तो 17 होना चाहिए वैसे। नेक्स्ट डे थोड़ी ना लिखा है, लिखा है फ्रॉम द डेट जब आपने पेमेंट किया टू द डेट ऑफ रिफंड, तो ये इंक्लूड करेंगे ना। 137 बनता है ना, है ना? 137 बने। क्या समझ आया क्या हुआ? ये नहीं समझ आया। 129 डबल ई क्या कह रहा है कि अगर अपील तुम्हारे फेवर में चली गई तो क्या प्री डिपॉजिट पे तुम्हें रिफंड पे इंटरेस्ट मिल जाएगा? जल्दी बोलो फटाफट से। चलो जी सर, उम्मीद करता हूं अपील जितना अभी तक पढ़ाया सबको क्लियर है। नहीं समझ आया? कमिश्नर अपील डन, ट्रिब्यूनल डन, बोलो यार। फिर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट रिवीजन करेगी, ये डन। उनकी टाइम पीरियड, फॉर्म नंबर और फीस, क्या ये सब हो गया? सर अब आ जाओ अपील टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। ऐसा ना देखो, लॉ की लैंग्वेज तो यही है, आप पढ़ के देखो लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है। लैंग्वेज कह रही है जो इंटरेस्ट शैल बी पेड किया जाएगा on such amount from the date of payment of the amount till the date of refund of such amount। इसका मतलब क्या होता है? दोनों इंक्लूसिव है ना। चलो सर ऊपर लिखो जरा, अपील टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। एक मिनट का ही है बस, खत्म हो गया ये। अपील टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। अपील टू हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। चलो कौन बताएगा? क्या ट्रिब्यूनल के मैटर्स अगर उसमें क्या पाया जाए? सब्सटैंशियल, कमन कमन कमन, क्या पाया जाए? सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। सारे बोलेंगे जरा, उसमें क्या पाया गया? सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो क्या इसे हाई कोर्ट में ले जाया जा सकता है? लेकिन शर्त क्या है? ये मैटर कौन सा होना चाहिए? अदर देन रेट ऑफ ड्यूटी एंड, अच्छा उसमें ना थोड़ा ठीक कर लो जरा, लैंग्वेज गलत लिखी हुई है बुक में। पेज 182 पे अपील टू हाई कोर्ट में अदर देन वर्ड मिसिंग है, वो ठीक करना है हमें। लिखना जरा, एन अपील शैल लाई टू हाई कोर्ट फ्रॉम एवरी ऑर्डर पास्ड इन एन अपील ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल। हाँ जी आगे लिखो, ट्रिब्यूनल के आगे अदर देन, अदर देन, other than an order relating to amongst other thing to determination of question having relating to rate of duty and value of goods। other than word नहीं लिखा हुआ है, ऐड कर लो उसको। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कौन से मैटर को आपने नहीं लेके जाना हाई कोर्ट में? रेट ऑफ ड्यूटी और वैल्यूएशन के मैटर को। ये डायरेक्ट कहां जाता है? सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा अब पढ़ो जरा, कितने दिनों में मैटर जाएगा ये? द प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ कस्टम ये भी अगर चाहें तो क्या ट्रिब्यूनल में अपील फाइल कर सकते हैं? और सॉरी, ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट क्या अपील फाइल कर सकते हैं? कितने समय में फाइल करना है? पढ़ो जरा, विद इन 180 डेज। फीस कितनी लगेगी? हाँ जी 200 रुपए। फॉर्म नंबर क्या है? CA6। बोलो यार। हाई कोर्ट अगर चाहे तो एडमिट कर सकता है इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 180 डेज, अगर वो सेटिस्फाइड हो जाए कि डिले का कोई सफिशिएंट कॉज था तो। सर खत्म हो गया, सामने देखो जरा, फिनिश्ड। ऊपर देखो जरा, ट्रिब्यूनल के ऑर्डर्स जितने भी पास हुए थे अदर देन वैल्यूएशन एंड रेट कैन बी रेज्ड टू कहां पर? हाई कोर्ट। क्या ये पहला पॉइंट क्लियर है? ओहो, पहला पॉइंट समझ आ गया। दूसरा पॉइंट, कितने पीरियड में जाना है? कैन दिस पीरियड बी एक्सटेंडेड? फॉर्म नंबर बताओ। CA6। फीस कितनी? 200 रुपए। क्या सबको क्लियर है या नहीं? बोलो बेटा। बट कंडीशन क्या है? देयर मस्ट बी सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो क्वेश्चन ऑफ लॉ उसके अंदर होने चाहिए।
अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है, क्या ट्रिब्यूनल विल बी द लास्ट फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी, क्या वहीं पे फाइनल ऑर्डर आ जाएगा? चलिए बस अब आखिरी पॉइंट बता दो, खत्म करेंगे इसको। मुझे बताओ ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को रिलेटेड टू रेट एंड, जल्दी बोलो, रिलेटेड टू रेट एंड, क्या हो रहा है इसको, हाँ जी, रिलेटेड टू रेट एंड वैल्यूएशन, क्या ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा? और हाई कोर्ट के ऑर्डर को भी जिसे हाई कोर्ट सर्टिफाई करेगा, क्या वो भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा? तो मुझे बताओ सुप्रीम कोर्ट में कितने ऑर्डर जा सकते हैं? 2। एक तो ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट, ओहो क्या हो रहा है इसको, नाचे जा रहे हैं, और दूसरा ट्रिब्यूनल के ऑर्डर रिलेटेड टू रेट और वैल्यूएशन। क्या सबको क्लियर हो गया या नहीं? सर याद रखना सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई फॉर्म नंबर वगैरह नहीं होता, ठीक है ना, इसको हमने बस इतना ही पढ़ना होता है। क्या सबको क्लियर है? चलो जी, चैप्टर कौन सा पढ़ा हमने? अपील्स एंड रिविजन्स। समझ आया या नहीं आया? बोलो। आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, मैं बता रहा हूं किस पे, प्री डिपॉजिट्स पे, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा देखते हैं कौन बताएगा। फर्स्ट अपील है, अमाउंट ऑफ ड्यूटी थी 10 लाख और अमाउंट ऑफ पेनल्टी थी 10 लाख, टोटल डिमांड ऑर्डर 20 लाख का है। बताओ प्री डिपॉजिट कितना दूंगा? 7.5%। 20 लाख का या खाली ड्यूटी का? खाली ड्यूटी का। अगर मैं कहूं कि उसमें खाली ड्यूटी थी तो फिर तो 7.5% ड्यूटी का देना है, और ड्यूटी और पेनल्टी दोनों थी तो भी, और अगर खाली पेनल्टी थी तो पेनल्टी का, और अगर ये सेकंड अपील है तो 10%। बट इन एनी केस अमाउंट कैन नॉट बी मोर देन 10 करोड़। 10 करोड़ से ऊपर का अमाउंट आप प्री डिपॉजिट में जमा नहीं कराते। अपील फेवर में चली गई तो रिफंड, रिफंड के साथ ब्याज, ब्याज का रेट 6%। कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट टिल द डेट ऑफ रिफंड। क्या हमें ब्याज मिलेगी? जल्दी बोलो। ठीक है, हाई कोर्ट में जाने के लिए ट्रिब्यूनल के ऑर्डर अदर देन वैल्यू एंड रेट्स, कम ऑन, अदर देन वैल्यू एंड, क्या ये ट्रिब्यूनल वाले ऑर्डर जाएंगे कितने दिनों में? 180 डेज। फॉर्म नंबर CA6, फीस 200 रुपए, फीस 200 रुपए। सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होना जरूरी है। क्या जैसे हाई कोर्ट अपना ऑर्डर सुनाएगा, कैन दिस ऑर्डर बी चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट? अगर हाई कोर्ट सर्टिफाई कर दे तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट में कितने मैटर चले गए? 2, एक ट्रिब्यूनल से डायरेक्ट और एक हाई कोर्ट से। क्या सबको क्लियर हो गया जी? चलो बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास। अब मैंने आपको, मैं बताऊं क्या छुड़वाया है वो मैं आपको बता देता हूं। उसमें से एक क्वेश्चन बस मुझे कराना है आपको। ऊपर एक हेडिंग डालो, ये क्वेश्चन एज इट इज ऐसे ही आएगा अगर आना होगा तो। लिखो जरा, क्वेश्चन लिखना है और आंसर नीचे से पढ़ना है हमें। क्वेश्चन लिखिए, पहले लिखो कैन कमिश्नर अपील, कैन कमिश्नर अपील कैन कमिश्नर अपील allow the appellant to produce additional evidences which were not produced during the course of proceedings. During the course of proceedings. ठीक है जी, सामने देखना है आपने, इसको छोड़ देना, इसको छोड़ देते हैं। 2 बातें आपने मेरी याद रखनी है, ध्यान से सुनना क्या होता है। इधर देखो, अपील कैसे लगती है, जरा ध्यान से सुनिएगा। मान लो ACDC के साथ इसकी प्रोसीडिंग चल रही थी, तो ACDC ने ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग क्या इससे कुछ एविडेंसेस मांगे होंगे, बट ये उन एविडेंसेस को प्रोड्यूस नहीं कर पाया, या इसने कुछ एविडेंसेस प्रोड्यूस कर दिए होंगे जो कि कन्विंसिंग नहीं थे फॉर ACDC। तो ACDC ने क्या करा,
जो भी एविडेंसेस तुमने प्रोड्यूस करे थे उसके बेसिस पे ऑर्डर पास कर दिया, और जो भी ऑर्डर पास करा वो तुम्हारे अगेंस्ट पास हो गया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, तुमने 3 एविडेंसेस दिए थे, 3 एविडेंसेस के बेसिस पर इसने ऑर्डर पास कर दिया। आज तुम अपील में जा रहे हो। अब अपील में क्या क्या लगता है जरा ध्यान से सुनना। पहले लगता है फॉर्म ऑफ अपील। कम ऑन, पहले क्या लगता है? फॉर्म ऑफ अपील आपको मालूम है CA1, अकम्पनीड बाय फीस, अकम्पनीड बाय फीस। उसके नीचे लगता है ग्राउंड्स ऑफ अपील, नीचे क्या लगता है? उसके नीचे लगता है स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, कम ऑन, स्टेटमेंट ऑफ, और उसके नीचे लगता है एविडेंसेस। उसके नीचे क्या लगते हैं? एविडेंसेस। बताओ क्या क्या लगता है? पहले आप अपील लेके जा रहे हो ना, तो अपील में पहले नंबर पे कौन होता है? फॉर्म ऑफ अपील। दूसरे नंबर पे पेमेंट, जो पेमेंट आपने फीस जमा कराई होगी उसकी कॉपी, पेमेंट प्रूफ। तीसरे नंबर पे ग्राउंड्स ऑफ अपील, फिर स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, फिर एविडेंसेस। एविडेंसेस वही वाले होते हैं जो तुमने अपनी प्रोसीडिंग में एओ को प्रोड्यूस करे थे। अपील शुरू हो चुकी है, कमिश्नर अपील मैं हूं और मैं आपकी पूरी फाइल चेक कर रहा हूं, तो मैंने कुछ एविडेंसेस देख लिए हैं। अब ये लड़की कहती है सर मेरे पास ना कुछ और एविडेंसेस भी हैं अपने केस को मजबूत करने के लिए, जिन्हें मैंने प्रोड्यूस नहीं करा था। किसके सामने? असिस्टेंट कमिश्नर के सामने या कमिश्नर के सामने। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि क्या जिन एविडेंसेस को ये प्रोड्यूस नहीं कर रही थी, क्या उसे मैं कमिश्नर अपील एक्सेप्ट करूंगा या नहीं करूंगा? तो जनरल आंसर इज नो। जनरल आंसर क्या है? तो इसका मतलब आप एडिशनल एविडेंसेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कमिश्नर अपील के पास पावर नहीं होती। लेकिन 4 सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं जहां पर एडिशनल एविडेंस एक्सेप्ट हो जाता है। कितने सर्कमस्टेंसेस? तो अगर वो 4 एविडेंसेस कौन से हैं, ये पेपर में आ गया कि 4 सिचुएशन बताओ जहां पे एडिशनल एविडेंसेस एक्सेप्ट हो जाते हैं, तो वो अब हमें पढ़ने हैं पेज नंबर 172 पे। ABCD, बस ये 4 मैटर मुझे पढ़ाने हैं। उसके बाद ये चैप्टर आप इतना ही पढ़ेंगे जितना मैंने पढ़ाया, बाकी सारी चीजें इररिलेवेंट आप छोड़ सकते हो। क्लियर है या नहीं? हाँ जी, वो 4 मैटर कौन से हैं जहां पर एडिशनल एविडेंसेस को एक्सेप्ट किया जा सकता है बाय द कमिश्नर अपील? ABCD पेज नंबर 172। आपको सबको दिख गया है? नहीं दिखा ही नहीं हमारे को। दिखा नहीं दिखा? दिख गया। आराम आराम से पढ़ेंगे। पहला मैटर, where adjudicating authority has refused to admit evidence which ought to have been admitted। लो जी, पहला मैटर बताओ जी। adjudicating authority ने क्या कर दिया? कह रहा भाई अब नहीं, बस हो गए, जितने तूने एविडेंस देने थे हो गए, अब कुछ नहीं, मैं ऑर्डर पास कर रहा हूं। तो भाई एक बात बताओ, एडिशनल अगर मुझे ACDC ने मौका ही नहीं दिया था किस चीज का? एविडेंस को प्रोड्यूस करने का, तो क्या वो एविडेंस अब कमिश्नर अपील एक्सेप्ट कर लेगा? कम ऑन यार, पहला पॉइंट समझ आ गया? कौन बताएगा पहला पॉइंट? अरे बोलो ना। वेयर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने क्या कर दिया? रिफ्यूज, कि मैं एडिशनल एविडेंस को एक्सेप्ट। तो क्या उन एविडेंसेस को आज क्या कमिश्नर अपील एक्सेप्ट कर लेगा? बोलो। सेकंड पॉइंट, वेयर अपीलेंट वाज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज फॉर प्रोड्यूसिंग द एविडेंस व्हिच वर कॉल्ड अपॉन टू प्रोड्यूस बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। मतलब क्या? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी तो मांग रहा था, लेकिन आप उस समय प्रोड्यूस नहीं कर सके। सर क्यों नहीं कर पाए होंगे आप? सर बहुत सारे रीजन है। सर मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास वो डॉक्यूमेंट थे और वो इस समय लंदन में बैठा है। एविडेंसेस थे मेरे पास, लेकिन मैं प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था। आई वॉज प्रिवेंटेड बाय द सफिशिएंट कॉज फॉर प्रोड्यूसिंग दोज डॉक्यूमेंट्स व्हिच वर कॉल्ड अपॉन बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, बट आई वॉज नॉट एबल टू प्रोड्यूस दोज एविडेंसेस एट दैट टाइम। तो अगर मैं उस समय एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर पाया, जो कि वो तो मंगवा रहा था बट हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे किसी वजह से, तो क्या आज हमें डेफिनेटली वो एक मौका देगा उन एविडेंसेस को लाने का? कम ऑन यार। पहला केस क्या था? उसने ही रिफ्यूज कर दिया। दूसरा, वो तो मांग रहा था बट आप नहीं ला पा रहे थे, तो क्या उन्हें आज आप प्रोड्यूस कर सकते हो? देखो समझ ही नहीं आई। तीसरा, where appellant was prevented by sufficient cause for producing before the adjudicating any evidence which is relevant to the grounds of appeal। सर ये क्या होता है grounds of appeal? इधर देखो, पहला मेरा क्वेश्चन, अपील लेके मैं गया क्यों? अपील लेकर मैं गया क्यों? सवाल ये था, अपील लेकर आप क्यों गए? सर मैं अपील लेकर इसलिए गया क्योंकि सेम मैटर पे लोअर कोर्ट की जजमेंट थी और लोअर कोर्ट की जजमेंट ने ये कहा था असेसी ठीक है। तो जब लोअर कोर्ट की जजमेंट आ चुकी थी असेसी ठीक है, तो क्या उसी के बेसिस पर क्या मैं भी फाइट करना चाहता हूं कि जब वो ठीक है तो मैं गलत क्यों?
कम ऑन यार, भाई मेरे पास ग्राउंड है ना, क्यों फाइट कर रहा हूं मैं? क्योंकि सेम मैटर ऑलरेडी किसी कोर्ट के अंदर डिसाइड हो चुका था और वो उस असेसी के फेवर में था, तो क्या सेम मैटर पे मैं भी फाइट ले सकता था? लेकिन अब मेरा एक क्वेश्चन है, अगर मैं ये कहूं कि जिन ग्राउंड्स पर आप फाइट कर रहे थे वो थी एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, और वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई ही बाद में, तो मेरा क्वेश्चन, क्या ग्राउंड्स ऑफ अपील में जो एविडेंस था, क्या ऐसा हो सकता है कि वो एविडेंस आया ही लेटर ऑन? सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी वो, क्या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बाद में आई हो? क्या ये पॉसिबल है? और अगर ऐसा हुआ कि वो एविडेंस आया ही बाद में, तो क्या डेफिनेटली क्या वो उसे मैं बाद में प्रोड्यूस कर सकता हूं? और एक लास्ट, where adjudicating authority has made the order upheld against without giving sufficient opportunity to the appellant to adduce evidence relevant to any grounds of appeal, मतलब आपने उसको बिना अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिए उस एविडेंस को प्रोड्यूस करने के लिए क्या आपने अपना ऑर्डर पास कर दिया? तो लॉ कहता है इन सभी केसेस में एडिशनल एविडेंसेस को एक्सेप्ट किया जा सकता है। देखो पढ़ने में ना ये सारे एक जैसे लगेंगे आपको, फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला एक जैसा लगेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ में फर्क क्या है। सुनो ध्यान से, कैसे लर्न करोगे आप। फर्स्ट सेकंड जनरल है और थर्ड और फोर्थ दोनों में एविडेंसेस रिलेटेड टू ग्राउंड्स ऑफ अपील है। थर्ड और फोर्थ दोनों में कॉमन पढ़ लो क्या है, एविडेंसेस रिलेटेड टू क्या है, ग्राउंड्स ऑफ अपील। और पहले और दूसरे में इन जनरल बात हो रही है। इधर देखो, पहले और दूसरे में तो सिंपल बात हो रही है। क्या पहले वाले में क्या है, मैंने रिफ्यूज कर दिया, दूसरे वाले में मैंने मंगवाया बट तुम लेकर नहीं आए, क्या खत्म हो गई बात? बाकी दो वाले केसेस में उन एविडेंसेस की बात हो रही है जो कि रिलेटेड टू क्या थे, ग्राउंड्स ऑफ अपील। उसमें भी दो बातें हैं, या तो आप नहीं प्रोड्यूस कर पाए या मैंने बिना अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिए क्या ऑर्डर पास कर दिया। कम ऑन यार, लास्ट वाले दो एविडेंसेस कौन से हैं रिलेटेड टू ग्राउंड्स ऑफ अपील, और पहले वाले जो दो हैं वो जनरल एविडेंसेस हैं। क्या सबको क्लियर है? चार केसेस ऐसे होते हैं जहां पर एडिशनल एविडेंस कैन बी एक्सेप्टेड बाय द कमिश्नर अपील इवन दो वो एविडेंसेस आपने प्रोड्यूस नहीं करे थे, कहां पर, एट द टाइम ऑफ योर प्रोसीडिंग्स। क्या सबको क्लियर है या नहीं? तो इसका मतलब क्या हमें प्रूव करना पड़ेगा इनमें से कोई एक केस, तभी वो एडिशनल एविडेंस एक्सेप्ट होगा। याद रखना पेपर में आ चुका है 4 मार्क्स का, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस एडिशनल एविडेंसेस कैन बी एक्सेप्टेड बाय द कमिश्नर अपील्स। क्या सबको क्लियर है? बोलो बेटा। चलिए, अच्छा ये ना वैसे मैं आपको बता दूं कि ये एक्ट में नहीं था, ये आप पढ़ के देख लो ऊपर क्या लिखा हुआ है, रूल 5 ऑफ कस्टम अपील्स रूल 2001। नहीं समझ आया? ये जो मैंने उठाया है कहां से पिक करा है, अपील 2001 में से रूल 5 उठाया है मैंने, क्योंकि ये पेपर में 2 बार आ चुका था। क्या समझ आ रही है? नहीं समझ? ये कोई सेक्शन नहीं था बेटा, ये रूल 5 था जिसमें ये पॉइंट लिखा हुआ था। क्या सबको क्लियर है? बोलो मेरे बच्चों। नहीं समझ आया? क्या अपील पूरी समझ आ गई हमें? बोलो बेटा। अब इसके अंदर बाकी जो चीजें मैंने छुड़ाई हैं ना वो सारी इररिलेवेंट थी, वो पेपर में ना तो आएंगी और ना ही वो पूछेगा। क्लियर है या नहीं? बोलो बेटा। अच्छा एक पॉइंट बस मैं थोड़ा सा मार्क करा देता हूं आपको, एक पॉइंट को अंडरलाइन कर लेना। एक पॉइंट आपने अंडरलाइन करना है, पेज नंबर 177 पे 2 और 4 ये 2 सबसेक्शन मार्क कर लो। इसको मैं ऐसी सिंप्लीफाइड वे में समझा देता हूं। इधर देखो जरा, अगर पेपर में आ गया कि ट्रिब्यूनल में कितने लोगों का बेंच होगा, तो याद रखना 2 लोगों का बेंच होता है, एक टेक्निकल मेंबर होता है और एक जुडिशियल मेंबर होता है। बोलो जल्दी बोलो, कितने मेंबर होते हैं? एक टेक्निकल मेंबर होता है और एक जुडिशियल, तो 2 लोगों का बेंच होता है। सुन लो, लेकिन कुछ मैटर में सिंगल पर्सन बेंच भी हो सकता है, और वो मैटर कब होगा? अगर अमाउंट जो इन्वॉल्व हो रहा था वो 50 लाख से ज्यादा नहीं था। तो अगर अमाउंट डू नॉट एक्सीड तो सिंगल मेंबर बेंच भी केस डिसाइड कर सकती है। तो अगर पेपर में आ जाए अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस बेंच सिंगल मेंबर बेंच हो सकती है, बताओ? अगर अमाउंट ऑफ ड्यूटी या पेनल्टी इन्वॉल्व डू नॉट एक्सीड
तो क्या ये सिंगल मेंबर बेंच भी डिस्पोज ऑफ कर सकती है? इन जनरल बेंच कितने मेंबर का होता है? एक टेक्निकल और एक, लेकिन क्या ये सिंगल मेंबर बेंच हो सकता है? आंसर इज यस, प्रोवाइडेड कब? द अमाउंट डू नॉट एक्सीड 50 lakhs। तो ये पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ था, आप प्लीज इसको एक बार रीड कर लेंगे, ठीक है जी? बोलो बेटा, नहीं पढ़ोगे तो हो नहीं तुम। समझ आया बच्चे? बोलो। आई ट्राइड माई बेस्ट कि तुम लोगों को ये बोरिंग ना लगे, इंटरेस्टिंग लगे। अगर मैं सीधा सीधा पढ़ाता तो तुम सारे सो जाते, और बीन बजा के उठाना पड़ता। नहीं समझ आया? बट आई एम वेरी श्योर कि अगर ये चार्ट जो मैंने बनाए हैं, अगर आप ये पढ़ लोगे तो ये चैप्टर दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। हाँ जी, क्लियर है जी? बस इस चार्ट के अंदर मैंने फीस का चार्ट नहीं बनाया, वो आप यहीं से पढ़ लेंगे। क्लियर है बच्चे? बोलो यार। नहीं? नो? यस? चलो बहुत बढ़िया बच्चे, पढ़ लीजिएगा इसको अपने आप। अब वैसे इसके अंदर ना हमारे 2 छोटे छोटे चैप्टर रह गए हैं, एडवांस रूलिंग और सेटकॉम। दिसंबर वाले के कितने बच्चों के ऐसे एडवांस रूलिंग और सेटकॉम बचा हुआ है? वैसे तो बहुतों को करा, देखो सारे ही पढ़े जाते हैं। 10 बार करा दिया, 10 बार एडवांस रूलिंग सेटकॉम। इसकी चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम एडवांस रूलिंग और सेटकॉम दोनों ही खत्म कर देंगे, ठीक है जी? देखते हैं फिर, कुछ प्लान करते हैं। देखो मेरे को तो पढ़ाना ही है ना, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्कस कर लेंगे कौन कौन रहता है। इंटरनेशनल टैक्स कितने बच्चों का रहता है डीटी में? नहीं, चलने वाले हाथ नीचे करेंगे, जिनका हुआ ही नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। जिनका हुआ है, तू तो रहने देना, जून वाला क्यों कर रहा है? दिसंबर वाले पूछ रहा हूँ सिर्फ, इंटरनेशनल टैक्स। चलो ठीक है, देखते हैं फिर, ठीक है? तो बेटे तू कर लेना फिर